हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, एक टॉपिक अपना पूरा हो गया। कौन सा? टेंस। एक मिनट में। टेंस अपना पूरा हो गया, कंप्लीट है ना। सब मिसलेनियस भी करवाया मैंने, उसके पीवाईक्यू भी बताया कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखो, वो टेंस मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना, मेरी तरफ से आपको सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब देखो, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैंने जो क्वेश्चन दिए वही करो आप सिर्फ ना। आपको जो बुक अच्छी लगे, जो बुक आपके पास हो, है ना, उसकी टेंस के पीछे की एक्सरसाइज करना, आपसे सारा कुछ हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा क्या होता है कि हमने पढ़ाया और हमने ही आपको क्वेश्चन दे दिए। तो उसमें क्या होगा, जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिए, पर ऐसा नहीं है, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। आपको जो बुक अच्छी लगे, जो किताब आपके पास हो, उसकी एक्सरसाइज करके देखना। उसका आगे का कंटेंट आप मत पढ़ना ज्यादा, उसके अंदर जो रूल वूल लिखे होंगे ना बुक के अंदर, जो थ्योरी लिखी होती है टॉपिक की, वो मत पढ़ना। बट उसके क्वेश्चन आप सारे करके देखना, आपसे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और आप कम से कम एक किसी टॉपिक पर 250-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लिया करो। उससे क्या है ना, वो टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है आपका। जो छोटी मोटी समझने में, याद करने में आपकी जो कमी रह जाती है ना, वो सारी उसको करने से पूरी हो जाती है ना। तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर किया करो। अब देखो, आगे चलते हैं। आज देखो, अपने टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं ना, टेंस के 4 लेक्चर हुए थे। आज अपना लेक्चर नंबर है 5। आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 5। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। आज क्या पढ़ेंगे? एक्टिव और पैसिव वॉइस, इतना पढ़ेंगे। और देखो, ये टेलीग्राम चैनल है कनेक्ट सिविल्स। आप जो भी जितनी भी जो भी पीडीएफ होगी अभी तक भी, जो भी पीडीएफ है या फिर आगे जो भी पीडीएफ आएगी, वो सारी आपको कनेक्ट सिविल्स नाम के चैनल पे, अपने चैनल पे आपको मिल जाएगी ना। तो आप लोग सभी ज्वाइन कर लेना, और आपको सारी पीडीएफ यहाँ मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और ये मेरे बारे में थोड़ा लिखा है, अब आगे देखो। आगे चलते हैं, क्या है? ए फ्यू रिक्वेस्ट, है ना। थोड़ी बहुत आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है ना। ये तो देखो, हम शुरू में ऐसा सब रखते हैं ना, कि आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है। एक तो क्या है, आपको एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठना है। ये बहुत जरूरी चीज है। एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो। आपको वीडियो देखते टाइम कुछ भी आपके दिमाग में डाउट आए, उस डाउट को नोट करो। कुछ भी आपको समझ नहीं आया, उसको लिख लो, है ना। उसके टाइम के साथ लिख लो कि इतने टाइम पे मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी। और क्या करो, देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो टीचर बोल देता है बट वो पीडीएफ में नहीं होती है, उनको भी नोट किया करो, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा एक होलिस्टिक सब कुछ बढ़ जाएगा। आगे देखो, दूसरा, टेलीग्राम चैनल है ना, आप सब लोग ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ वहां सब मिलती रहेगी। अब देखो ये ना, ये रेड कलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कमेंट जरूर किया करो, है ना। मैंने आपको बोला क्या करो, आप कमेंट करो। देखो, जो बच्चे कमेंट करते हैं वो एटलीस्ट क्या करते हैं, कम से कम 2-5 लाइन इंग्लिश की लिखते हैं ना। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े से बड़ा जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उसने भी कभी शुरुआत ऐसे ही की थी, 2-4-5 लाइनें लिखी थी, करते करते क्या हो गया, वो बहुत बड़ा बन गया। देखो, वैसे ही एटलीस्ट आप छोटी सी शुरुआत करो, और आप क्या किया करो, कमेंट किया करो। कमेंट लिखने से आपकी इंग्लिश टाइप करने की, इंग्लिश लिखने की आदत पड़ेगी। वरना मतलब आपको बताऊं, लोगों की ये हालात है कि बहुत ठीक ठाक जगह जॉब होती है, सही जगह पहुंच चुके होते हैं, उसके बावजूद उनको मेल लिखना नहीं आता है, वो मेल लिखने से घबराते हैं। एक एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती सही से, क्यों? क्योंकि 4 लाइनें कभी लिखी नहीं। और आप ये लिखा करो, कमेंट लिखने से आपका वो लेटर वाला पार्ट है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा तब आप इतने स्ट्रांग हो गए उन सब में। और देखो, दूसरी बात क्या है, तब आपके दिमाग में क्या कर लिया करो, चीजें सेव करनी है अपने को, रटनी है सब चीजें, रट रटा के एकदम बढ़े से तैयार कर लेना है खुद को ना, एग्जाम में आते ही धड़ाधड़ लिख देना है। और प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अब चलो देखो, आगे चलते हैं। और देखो, ये टेस्ट सीरीज है अपनी सर की, है ना, कनेक्ट सीरीज की। टोटल 22 टेस्ट है। देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, अपने पास टोटल 5-6 मान लो सर के पास मेंटर है ना, और वो बाकी टेस्ट सीरीज से क्या डिफरेंस है, बाकी टेस्ट सीरीज से डिफरेंस है, देखो, कि बाकी जगह क्या है ना, मान लो कि मैं आपको बहुत सारी जगह ऐसा ही हो रहा है, ज्यादातर जगह एक इंसान क्या करता है, कहीं कहीं से क्या करता है, क्वेश्चन ले आता है और उनके वही पुराने जैसे आंसर होते हैं वैसे लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन अपने आपको मैं आपको बताऊं, आंसर लिखने के लिए स्पेशल टीम रख रखी है। वो क्या करती है कि अभी जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, उसमें लेटेस्ट में क्या हो रहा है, उसका डायग्राम में क्या डालना है ना, उसमें और क्या क्या फैक्ट डालने हैं, क्या वैल्यू एडिशन करना है, उस सब के ऊपर बहुत रिसर्च होता है। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत टाइम लगता है ना। ऐसे करके मतलब सारे आंसर लिखे जाते हैं, तो सोचो कितना वो निखर के आता है वो आंसर ना। तो ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस है, आप लोग उसको अभी समझ नहीं पा रहे हो ना। एग्जाम धीरे धीरे बदल रहा है, आप भी थोड़ा थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बदलो, है ना। चीजों उसके अंदर बहुत वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा आपको। जो पुराने घिसे आंसर है वैसा मत लिखा करो, है ना। थोड़ा चेंज किया करो उसको। खुद करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा यहाँ से आपको ना हेल्प मिल जाएगी उन सब चीजों को देखने में, करने में। एक बार आप देखोगे तब भी आपको बहुत उसका फायदा मिलेगा। अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी हो तो आप क्या करना, कनेक्ट चैनल पे जाना, और नीचे देखो लेट्स कनेक्ट इट लिखा है ना, उस पे आप मैसेज कर देना सर को, ठीक है। अब देखो,
अब हम हमारा टॉपिक कौन सा, एक्टिव और पैसिव वॉइस। देखो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आप ये गलती कभी मत करना। मैं बहुत सारी कॉपियां चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे पता है क्या करके दे, बच्चे ऐसा कर देते हैं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा होता है और उसका क्या बना के आ जाते हैं, पैसिव वॉइस बना के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपका जो सिलेबस दिया है ना उसके अंदर देखो, वो जो 6 टॉपिक लिखे ना ग्रामर में, उसके ऊपर ऊपर क्या हेडिंग लिखी है, उसके ऊपर हेडिंग लिखी है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 सेंटेंस होंगे, उनके अंदर एरर होगी, उस एरर को सही करके आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। यानी कि आपको सेंटेंस की एरर निकालनी है, ना कि आपको सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बच्चे क्या कर देते हैं वहां, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं और एक्टिव से पैसिव बना देते हैं या फिर पैसिव से एक्टिव बना देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन मत करके आना। देखो मेरी बात आप फिर गौर से सुनो, आप चाहे एक्टिव पैसिव टॉपिक ना भी पढ़ो, उससे ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत पढ़ने के बाद भी अगर आपने वहां ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सेंटेंस का, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। सोचो आपने इतनी मेहनत की और आप वहां जाके ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत सही करके आए हो, बड़ी मुश्किल से आपने बनाया जैसे तैसे करके एक्टिव का पैसिव, लेकिन नंबर कितने मिलेंगे आपको, 0, है ना। तो एक्टिव से पैसिव आपको आपके एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। ना कुछ आए चाहे सेंटेंस को वैसा का वैसा लिख देना, बट उसका ट्रांसफॉर्मेशन मत करना किसी भी कंडीशन में, है ना। अब देखो, तो फिर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा एक्टिव पैसिव पे, आपसे ऐसा पूछेगा, देखो वो एक सेंटेंस लिखेगा पैसिव का ना, उसमें क्या करेगा वो 80 टू 90% सेंटेंस सही होगा, उसमें छोटी सी कोई एरर होगी, उस एरर को देखना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको हटाना है, रेक्टिफाई करना है और सेंटेंस को वापस से रीराइट कर देना है, मतलब सेंटेंस को वापस नीचे सही करके लिख देना है। वो एरर क्या हो सकती है, देखो वो एरर क्या हो सकती है कि पैसिव के हमें अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हो सकता है वो सेकंड फॉर्म लिख दे, हो सकता है वो फर्स्ट फॉर्म लिख दे, हो सकता है वो बी की जगह बीन लिख दे, हो सकता है बीन की जगह बी लिख दे, हो सकता है इज के साथ बी लिख दे, है ना। तो वो क्या करेगा, ऐसी छोटी छोटी एरर उसमें करेगा, उसको सही करके सेंटेंस को दोबारा से नीचे अपने को लिख देना है। और देखो इतनी चीज, इतनी सी बात पता होने से एक तो आपके लिए एक्टिव पैसिव पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, दूसरी बात ये कि एग्जाम में क्वेश्चन करना तो मतलब क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। वरना अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीखोगे प्रॉपरली और एग्जाम में बना के देखोगे, तो आपके नंबर कट जाएंगे पूरे पूरे, है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं। अब देखो जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो कैसे आए हैं, देखो एक्टिव पैसिव के क्या पूछा, लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे। देखो लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर, क्या होगा इसमें, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। देखो छोटी सी एरर थी क्या, कि एक्टिव पैसिव में क्या होना चाहिए, बी की फॉर्म जरूर होनी चाहिए, है ना, पैसिव में क्या होना चाहिए, बी की फॉर्म जरूर होनी चाहिए। बस बी की फॉर्म नहीं लिखी है तो आप क्या लिख दो, यहाँ बी लिख दो और सेंटेंस क्या हो जाएगा सही। अगला देखो, डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय, देखो बाय लिखा है ना, तो आगे देखो डिड गलत लिख गया। आप सीख जाओगे पैसिव में इसको बनाना, डिड की जगह क्या आएगा वॉज। देखो कितना सिंपल है, पैसिव आपको बनाना नहीं है, सिर्फ एरर निकालनी है, सही करके लिख देना है। अगला देखो, ए वर्सेस ए लिखा है तो क्या हो गया, देखो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा बताओ, आपको पढ़ाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, काटो इसको, इज लिखो। और देखो, विथ व्हाट विल यू सेटिस्फाइड, विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे तो कौन सी फॉर्म लिखी है, ये मान लो थर्ड फॉर्म। तो यानी कि सेंटेंस किसका है, पैसिव का है। और पैसिव के सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, बी की कोई फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बी, तो क्या लिख देंगे अपने, विद व्हाट यू, विथ व्हाट विल यू बी सेटिस्फाइड। बस इतने छोटे छोटे चेंज आपको करने हैं। और देखो द एप्लीकेशन शुड बी, अब देखो बी के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे फिल्ड, है ना। पैसिव में हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे फिल्ड। देखो ये जो 5 सेंटेंस है ना, इनसे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप अपने एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी एक्टिव का पैसिव मत बना के आना, पैसिव का एक्टिव मत बना के आना, आपको नंबर 0 मिलेगा चाहे आपने बिल्कुल सही बनाया हो, है ना। अगर कुछ भी ना आए ना तो सेंटेंस को एज इट इज लिख देना, छोटी मोटी कुछ आगे पीछे चेंज कर देना, हो सकता है एग्जामिनर आपको 1/2 नंबर दे दे, आधा नंबर दे दे। बट अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया ना तो वो आपको 0 नंबर देगा, है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करना ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। समझे थोड़ी सी बात। तो आपको एक्टिव पैसिव के अंदर किसी भी कीमत पर क्या नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है सेंटेंस का, हाँ। आगे चलते हैं, देखो अब देखते हैं। और देखो जो पीछे के 4 वीडियो ना, उनके अंदर जितने भी आप लोगों के डाउट थे, जो भी बच्चों ने नीचे कमेंट किए थे डाउट के, वो सारे डाउट हम क्लास के लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब मतलब एक्टिव पैसिव पूरा हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे, मतलब आज की क्लास के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम क्या करते हैं, फ्रेश माइंड से
एक्टिव पैसिव को सीखते हैं, डाउट बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो टॉपिक क्या हमारा, वॉइस है ना, हमें क्या पढ़नी है, वॉइस है ना। देखो दो टाइप की होती है वॉइस, एक्टिव और पैसिव। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव, ये आप पढ़ चुके हो है ना। अब आप बोलोगे सर हमने कब पढ़ी, आपने जो टेंस पढ़ा है ना वो एक्टिव वॉइस ही है। जो आप लोगों ने जो टेंस पढ़ा है वो कौन सा वॉइस है, वो एक्टिव वॉइस ही था। जो आप लोगों ने टेंस पढ़ा था वो एक्टिव वॉइस ही था। अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, पेसिव पढ़ना है ना। अब हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, पेसिव वॉइस पढ़ना है। देखो छोटी सी डेफिनेशन लिखी, इसमें क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्शन। यानी कि डूअर कौन होता है, डूअर, डू मतलब काम करना, डू, और डूअर कौन होता है, काम करने वाला। देखो इसमें क्या लिखा है, डूअर बराबर सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ही सब्जेक्ट होता है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, उसमें जो सब्जेक्ट लिखा होगा सबसे आगे, वही क्या होगा, वही उसके अंदर जो वर्ब लिखी होगी या जो एक्शन होगा उसका डूअर होगा। यानी कि जो सब्जेक्ट होगा वही डूअर होगा। सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही होंगे। सब्जेक्ट और डूअर क्या होंगे, दोनों एक ही होंगे, किसमें, एक्टिव में। लेकिन पेसिव में क्या होता है, देखो पेसिव में क्या होता है ना कि डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो उसको लास्ट में लिख देते हैं। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है आपकी जिंदगी में वो सबसे लास्ट में होती है ना, वो कहाँ होती है, वो सबसे लास्ट में होती है। वैसा ही देखो पेसिव में क्या होता है, डूअर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, डूअर को सबसे लास्ट में लिख देते हैं ना। जैसे बाय यू, बाय देम, है ना, ऐसे करके लिखते हैं, इसलिए क्या करते हैं, डूअर को लास्ट में लिख देते हैं। और देखो एक्शन इज मोर इंपोर्टेंट देन डूअर, यानी कि एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डूअर कम इंपॉर्टेंट होता है। डूअर को लिख दिया लास्ट में, सब्जेक्ट किसी और को बनाएंगे, क्योंकि आगे जो लिखेंगे वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी और को बनाया, और जो काम को करने वाला था उसको तो डाल दिया हमने लास्ट में, है ना, क्योंकि वो क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें देखो क्या लिखा है, डूअर इज नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट, यानी कि डूअर सब्जेक्ट नहीं होता है, डूअर कोई और होता है, आगे लिखा सब्जेक्ट कोई और होता है। समझे, समझ में आ जाएगी सब चीज, आप चिंता मत करो। एक्टिव में क्या होता है, डूअर और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। पैसिव में क्या होता है, डूअर कोई और होता है, सब्जेक्ट कोई और होता है। डूअर को सबसे लास्ट में लिख देते हैं, सब्जेक्ट को सबसे आगे लिखा जाता है, बस। और देखो दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देखो क्या लिखा है, एक्टिव और पैसिव, है ना, दो साइन बनाए हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, देखो आप एक्टिव से पैसिव बनाओ और चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ, सेंटेंस के मीनिंग और सेंटेंस के जो टेंस है, जो उसका टाइम है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे, और चाहे क्या करो, पैसिव से एक्टिव बनाओ, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा, सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस नहीं बदलना है, मीनिंग नहीं बदलना बदलना है आपको। एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ। देखो जैसे इसके अंदर मैंने देखो छोटा सा डायग्राम डाला है ना, क्या लिखा है इसमें, कि आप कान को चाहे इधर से पकड़ो और चाहे घुमा के पीछे से पकड़ो, बात तो एक ही है ना, कान तो वही पकड़ा गया है। वैसा ये देखो, आप सेंटेंस को एक्टिव में लिखो चाहे सेंटेंस को पैसिव में लिखो, उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए कभी भी, है ना। और देखो क्या लिखा है, देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, और क्या लिखा है दूसरा सेंटेंस, पैसिव में, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सचिन क्रिकेट खेलता है या फिर क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, मीनिंग कैसा है, सेम है। टेंस कैसा है, सेम है। देखो दोनों ही प्रेजेंट के हैं, ऐसा नहीं है कि एक हमने प्रेजेंट में लिखा एक हमने पास्ट कर दिया, नहीं, दोनों ही प्रेजेंट में रहेगा। यानी कि टाइम और टेंस कभी नहीं बदलता है, और मीनिंग कभी नहीं बदलता है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है, देखो राम ने आम खाया और आम ने राम को खाया, ऐसा नहीं होता है। देखो राम ने आम खाया और आम को राम के द्वारा खाया गया, है ना, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। पैसिव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ऐसा बना दो कि आम ने राम को खाया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। देखो इसे काटा है ना, या आम ने राम को खाया गलत हो जाएगा। क्या लिखना है अपने को, राम ने आम खाया, या फिर आम राम ने खाया, बस। अगला देखो, ये देखो एक्टिव पैसिव वॉइस, ये देखो इसमें क्या सेंटेंस लिखा है, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर टीचेस द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर किसे पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। और नीचे सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, पैसिव वाले में, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द प्रोफेसर। यानी क्या मतलब है, स्टूडेंट्स को प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाता है, बात एक ही है। देखो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम ही है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, टेंस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, आप ऐसे बोल दो, और ऐसे बोल दो कि स्टूडेंट्स को प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाया जाता है, मीनिंग बिल्कुल सेम है ना, कुछ भी मीनिंग नहीं बदला है। अब ये देखो, यानी कि आप एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, आपको कभी भी मीनिंग नहीं बदलना है, टाइम और टेंस नहीं बदलना है। अब देखो एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा आपके लिए, विनोद वॉज अरेस्टेड, ये लिखा है एक्टिव में, सॉरी पैसिव में, विनोद वॉज अरेस्टेड। एक लिखा है नीचे देखो एक्टिव में, विनोद अरेस्टेड, दोनों में क्या डिफरेंस है सोचो आप।
विनोद अरेस्टेड और विनोद वॉज अरेस्टेड। विनोद अरेस्टेड में तो विनोद है पुलिस वाला, है ना, विनोद ने अरेस्ट किया, है ना। और विनोद वॉज अरेस्टेड, विनोद को अरेस्ट किया गया था, है ना। इसका मतलब इसमें विनोद क्या है, इसमें विनोद है रोबर या फिर थीफ, यानी कि चोर हो सकता है, लुटेरा हो सकता है ना। देखो कितना लैंग्वेज का कितना बड़ा खेल है, देखो कितना थोड़ा सा चेंज करते ही एक में तो विनोद क्या हो गया, पुलिस वाला हो गया, एक में विनोद क्या हो गया, चोर हो गया, है ना। यही सब देखो इस लैंग्वेज की इतनी खूबसूरती है ना। आगे चलते हैं, देखो अब हम सोचते हैं कि हम इसमें सीखेंगे क्या, है ना। देखो ये जो स्लाइड है सिर्फ इसका जो मेन मीनिंग है, जो मेन पर्पज है आपको सिखाने का, वो सिर्फ इतना सही है कि एक्टिव से आप पैसिव बनाओ और चाहे पैसिव से एक्टिव हो, सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का टाइम और सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है, वो बिल्कुल सेम रहता है। मैंने इस स्लाइड में आपको सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश की है, क्या की मीनिंग नहीं बदलता है। राम ने आम खाया या फिर आम को राम के द्वारा खाया गया, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। आगे चलते हैं। अब देखो कोई भी सेंटेंस एक्टिव में लिखा होता है, हमने इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे, खूब सारे, सब में क्या था, एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यही तो चार चीजें थी, एक सब्जेक्ट था, एक हेल्पिंग वर्ब थी, एक मेन वर्ब थी और एक ऑब्जेक्ट था, है ना। देखो एक्टिव में क्या होता है, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब देखो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो पीछे पीछे ऑब्जेक्ट लिखा होता है ना, जो सबसे पीछे ऑब्जेक्ट होता है, उसको उठा के आगे लिख देंगे और उसका क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रख देंगे, आगे, और उसका क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ठीक है जी। और आगे जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसको उठा के कहां रख देंगे, सबसे पीछे, उसको उठा के सबसे पीछे रख दिया और उसका क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट को पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आगे रख दिया, क्या बना दिया, सब्जेक्ट, है ना, चेंज कर दिया ऐसे। बस ठीक है जी। अब देखो कोई भी मेन वर्ब होगी, कोई भी मेन वर्ब लिखी हो, उसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे हम पैसिव में, पैसिव में हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेसिव टेंस से भी बहुत ज्यादा आसान है, पेसिव सबसे इजी टॉपिक है। देखो टेंस में क्या था ना, हर बार वर्ब बदल रही थी, कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी एस, कभी ईएस उसके साथ, कभी सेकंड फॉर्म, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन पेसिव में तो फिक्स है क्या, वर्ब की हमेशा ही कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, हमेशा ही कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अब देखो आप बनाना सीख गए, आगे जो लिखा था उसको पीछे रख दिया, उसके साथ प्रीपोजिशन कुछ भी लगाएंगे वो सीखेंगे, बाय लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एट लिख दिया, है ना, बाय राम, बाय हिम, ऐसे कुछ भी। और जो पीछे लिखा था ऑब्जेक्ट, उसको उठा के कहां रख दिया, आगे रख दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है जी। वर्ब का क्या बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, जो भी वर्ब लिखी थी मेन वर्ब, उसकी कैसी फॉर्म बना दी, थर्ड फॉर्म बना दी, हो गया इतना। अब देखो बच क्या गई, सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास बच गई ये हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बच गई, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि पेशी में सिर्फ जो बदलाव होगा ना मोटा मोटा, वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब में होगा। और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, हेल्पिंग वर्ब, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस ज्यादा सीखने हैं ना। देखो बाकी चीजें बहुत सिंपल है, मेन वर्ब की क्या बना दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, खत्म हो गया। बचा क्या, हेल्पिंग वर्ब, बस हमें इतनी सी चीज सीखनी है ना। कितना आसान हो गया, देखो हेल्पिंग वर्ब को अब हम सीख लेंगे, और वो भी बहुत आसान है सीखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आपको ये देखो छोटी छोटी चीजें लिखी मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी, किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा ही कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात को आप लोग कभी नहीं भूलोगे, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद देखो आपको ट्रांसलेशन भी करना है ना, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें जाना, गया, जा, ऐसा कुछ लिखा हो, उनकी पेसिव के अंदर इंग्लिश गो नहीं होती है। गया के लिए पेसिव के अंदर वेंट नहीं लिखना है ना। देखो ऐसा सेंटेंस लिखा होता है क्या, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस जाति का मतलब गो नहीं है, इस जाति का मतलब गो नहीं है। लेटर भेज दिया गया है, इस गया का मतलब वेंट नहीं है, इस गया का मतलब वो चल के गया वाला गया नहीं है ना। थोड़ा सा आप क्या करना, सेंटेंस को समझने की भी कोशिश करना। लेटर भेज दिया गया है, इसका मतलब लेटर किसी और के द्वारा भेज दिया गया, यानी कि आपको सेंटेंस किस में लिखना है, पेसिव में लिखना है। इस गया का मतलब वो जाना नहीं है, ठीक है, इस जाति का मतलब वो जाना नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस किस में लिखा है, पेसिव में लिखा है। यानी कितनी सी बात है, देखो जब भी आप ट्रांसलेशन करो और उसके अंदर आपको पेसिव का सेंटेंस बनाना हो और हिंदी में जाना, जा, गया लिखा हो, तो उसकी इंग्लिश गो नहीं बनानी है,
बात बहुत छोटी सी है, मोस्टली आपको पता होगी, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपके माइंड में बात क्लिक करे, है ना? कि आपको जाना, जा, गया का गो, वेंट या फिर गोन नहीं लिखना है। और देखो उसके बाद देखो मैंने आपको एक वर्ब पढ़ाई थी बीईबी। क्या पढ़ाई थी? बीईबी। मैंने आपको उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि पूरे इंग्लिश के अंदर बी एकमात्र ऐसी वर्ब है, बीईबी एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसकी कितनी फॉर्म होती है? जिसकी 4 फॉर्म होती है, इज, एम, आर और बी खुद। और इंग्लिश में एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसकी 2 सेकंड फॉर्म होती है। कौन सी? वॉज और वर। इंग्लिश में इंग्लिश में बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी 4 तो फर्स्ट फॉर्म है, 2 सेकंड फॉर्म है और एक थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी? बी। ये देखो आपके सामने में लिख रखी है। अब देखो बी की फॉर्म पैसिव में जरूर आएगी, बी की फॉर्म पैसिव में जरूर आएगी। देखो वर्ब की तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और पैसिव के अंदर बी की एक फॉर्म जरूर आएगी, है ना? यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में जरूर होगा। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी और पैसिव में एक बी की फॉर्म जरूर होगी। अब आप पूरी बात सीख गए। देखो आगे वाले को पीछे रख देना, पीछे वाले को आगे रख देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देनी है और बच गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई ना कोई बी की फॉर्म जरूर लगानी है। अब देखो ये जो छोटे छोटे प्रोनाउन होते हैं इनमें क्या चेंज होते हैं? देखो प्रोनाउन ना, संज्ञा सर्वनाम होते हैं ना, सर्वनाम में क्या चेंज होते हैं? देखो आई का क्या बना, ये देखो ये जो लिखा है ना एरो, ये दोनों तरफ है, देखो आप ना, यानी कि आई का तो बना देंगे मी और मी का क्या बना देंगे? आई। वी का क्या बना देंगे? अस और अस का क्या बना देंगे? वी। यू का क्या बना देंगे? यू और यू का यू, यानी कि यू का यू ही रहता है। आगे देखो ही का क्या बना देंगे? हिम। और देखो शी का क्या बना देंगे? हर। और हर का क्या बना देंगे? शी। और देखो दे का क्या बना देंगे? देम। और देम का क्या बना देंगे? दे। उसके बाद देखो इट का इट ही रहता है, ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हु वाला, हु का क्या बना देंगे? हुम। और हुम का क्या बना देंगे? हु। अभी देखो आप इसको थोड़ा सीखते रहो, ये आप पूरा सीख जाओगे। 1 मिनट रुकना ही गड़बड़ हो गई। आप ये पूरा सीख जाओगे, ऐसी कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है कि कहाँ कैसे क्या यूज होगा। देखो प्रोनाउन में क्या चेंज करना है? आई का बना देना है मी, यू का यू, वी का अस, अस का वी, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, हु का, है ना? बस दे का दे। ये छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी सीखनी है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो तो आपके एग्जाम में जो मोस्टली एरर अब देगा ना, वो क्या देगा मैं आपको बताता हूँ। वो प्रीपोजिशन के एरर आपको जरूर देने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, है ना? प्री, क्योंकि देखो प्रीपोजिशन में बच्चा क्या करके जाता है ना, सिर्फ एक बाय पढ़ के जाता है, बी वाई, सिर्फ एक क्या पढ़ के जाता है? बी वाई, बाय पढ़ के जाता है। और भी बहुत सारी देखो, अगर कोई पर्सन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? बी वाई बाय। कोई पर्सन होगा तो क्या लगेगा? बाय। और देखो अगर कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट होगा ना, उसके साथ क्या लगेगा? विद। कोई टूल या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई मशीन की कोई चीज होगी तो उसके साथ क्या लगेगा? विद। और देखो एट के साथ समथिंग, टू किसके साथ? नो के साथ, और इन किसी मीडियम के साथ। आप समझ जाओगे। देखो थोड़ी सी आप पेशेंस के साथ एक बार देखते रहो, आप ये सब कुछ समझ जाओगे क्या है। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होगा, चाहे वो आपसे कुछ भी पूछ ले, है ना? देखो वीरप्पन किल्स एन एलिफेंट, क्या लिखा है? वीरप्पन किल्स एन एलिफेंट। इसका पैसिव क्या बनाएंगे? एन एलिफेंट इज किल्ड बाय वीरप्पन। क्या बनाया? एन एलिफेंट इज किल्ड बाय वीरप्पन। ये बनाया, ठीक है जी। नीचे वाला सेंटेंस देखो, आप खुद पढ़ के देखो। नीचे वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? एन एरो किल्स एन एलिफेंट। अब देखो अब बच्चे क्या सोचेंगे ना, इसको भी ऐसे ही बना देंगे, एन एलिफेंट इज किल्ड बाय एन एरो। क्या बना देंगे? बाय एन एरो। एन एलिफेंट इज किल्ड, एन एलिफेंट वाज किल्ड, एन एलिफेंट हैज बीन किल्ड बाय एन एरो। ऐसा आपको नहीं करना है। बाय तभी लिखो जब उसके बाद कोई इंसान हो, पर्सन हो, है ना? अब देखो एन एरो कोई पर्सन नहीं है, ये तो क्या एक टूल है, एक मशीन है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक औजार है ना। तो इसके साथ क्या लगाना है आपको? विद लगाना है। इसके साथ आपको क्या लगाना है? विद लगाना है। तो इसके साथ क्या लिखेंगे? विद। एन एलिफेंट इज किल्ड विद एन एरो। An elephant is killed with an arrow.
बाय एन एरो नहीं हो सकता है, बाय विरप्पन हो सकता है। बाय के बाद क्या लगाना है आपको, कोई पर्सन होना चाहिए, कोई इंसान होना चाहिए। लेकिन विद के बाद आपको क्या लगाना है, कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट, है ना? अब देखो एट समथिंग, देखो देखो इसमें क्या लिखा है, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। क्या लिखा है, सिक्स नंबर सेंटेंस देखना आप लोग, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, है ना? इसका देखो पैसिव क्या बनाना है आपको, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब बाय द न्यूज नहीं, बाय द न्यूज नहीं होगा, क्या होगा, एट द न्यूज, क्या होगा, एट द न्यूज। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। लेकिन देखो क्या लिखा है, नियोन सर सरप्राइज्ड मी, इसका क्या बनाएंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब नियोन सर तो एक पर्सन है, एक इंसान है, तो क्या लिख देंगे, बाय नियोन। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। न्यूज के ऊपर आपको सरप्राइज होता है, किसी इंसान के द्वारा आप सरप्राइज होते हो, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय नियोन सर। और द न्यूज सरप्राइज्ड मी का क्या बनाएंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। ऐसे देखो सेंटेंस और लिखता हूं आपके सामने ना, द मैजिशियन, जादूगर होता है ना, मैजिशियन, मैजिशियन सरप्राइज्ड मी, है ना? क्या लिखा है, द मैजिशियन सरप्राइज्ड मी। अब देखो इसका पैसिव आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, आपके एग्जामिनर ऐसे लिख देगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दी मैजिशियन, है ना? अब बच्चे क्या पढ़ के जाएंगे कि सरप्राइज के साथ तो एट आता है, बच्चे इतना ही पढ़ के जाएंगे क्या, कि सरप्राइज के साथ क्या आता है, एट आता है यार पैसिव के अंदर, है ना? तो ये तो सही लिखा है, नहीं, सरप्राइज के साथ एट नहीं आता है, एट भी आता है और बाय भी आता है। अगर कोई पर्सन है उसके बाद तो बाय आएगा वरना एट आएगा, है ना? तो देखो इसके बाद तो एक पर्सन लिखा है, पर्सन लिखा है तो फिर एट थोड़ी ना आ सकता है, पर्सन लिखा है तो मैजिशियन तो क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक इंसान होता है, तो क्या लिखेंगे, बाय, है ना? आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द मैजिशियन और आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज, है ना? समझे आप लोग थोड़ा सा कि सरप्राइज के साथ तो कब तो एट लिखना है और कब आपको क्या लिखना है, बाय लिखना है ना? उसके बाद आगे चलते हैं, देखो अर्जुन न्यू मलाइका, इसका पैसे क्या बनाएंगे, मलाइका वॉज नॉन बाय अर्जुन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मलाइका वॉज नॉन टू, क्या लिखेंगे, मलाइका वॉज नॉन टू अर्जुन, क्या लिखेंगे, मलाइका वॉज नॉन टू अर्जुन। नॉन बाय अर्जुन लिखा होगा वो गलत होगा, क्या लिखना है आपको, नॉन टू अर्जुन। के बाद देखो कैटरीना मैरिड सलमान, है ना? कैटरीना ने किससे शादी की थी, सलमान से। ये सही बात है, देखो कैटरीना ने किससे शादी की, सलमान से। कैटरीना मैरिड सलमान, एक्टिव में लिखा है, इसका पैसिव बनाओ, कैसे बनाएंगे, सलमान वॉज मैरिड, सलमान वॉज मैरिड टू कैटरीना, है ना? बाय नहीं लिखना आपको, जैसे नो के साथ टू आता है ना, वैसे ही मैरी के साथ भी क्या आता है, टू आता है। शादी कितने लोगों में होती है, दो लोगों में, तो मैरी के साथ क्या आएगा, टू। सलमान वॉज मैरिड टू कैटरीना। और देखो कुछ रूल ऐसे होते हैं कि लड़का लड़की से शादी करता है और या फिर लड़की लड़की से शादी करती है तो उसमें टू आता है, नहीं आता है, विद आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा कुछ नहीं आपको याद रखना है। आप तो बस सिंपल ऐसा याद रखो कि एक्टिव के अंदर तो कुछ नहीं आता है मेरी के साथ, और पैसिव के अंदर मेरी के साथ क्या आता है, मेरे के साथ आता है टू। सलमान वॉज मैरिड टू कैटरीना, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, टू लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो, ओके सर, उसके बाद देखो द बॉक्स कंटेन्स कॉइन्स, है ना? इसका पैसिव क्या बनाओगे, देखो अभी आप सीख रहे हो, आप चिंता मत करो। देखो कॉइन्स आर, कॉइन्स बहुत सारे ना, कॉइन्स आर कंटेंड, कंटेंट का मतलब किसी चीज के अंदर रखे हो ना, कंटेंड इन दी बॉक्स। अब कंटेंट बाय दी बॉक्स नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है, कंटेंड इन दी बॉक्स। क्या लिखना है आपको, कंटेंड इन दी बॉक्स। अब देखो आपने क्या क्या सीखा, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक वर्ब होती है सरप्राइज, सरप्राइज के साथ एट भी आता है और सरप्राइज के साथ बाय भी आता है। एट कब आता है, जब उसके बाद कोई थिंग लिखी हो, कोई चीज लिखी हो, है ना? और बाय कब आता है, जब उसके बाद कोई पर्सन लिखा हो, है ना? सरप्राइज एट समथिंग, सरप्राइज बाय समबडी। समझ गए आप लोग, बाय के बाद पर्सन का होना जरूरी है ना? और देखो, और फिर मैंने आपको क्या पढ़ा है, एम ए डबल आर वाई, मैरी। मैरी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शादी करना।
जब मेरे को आप पैसिव में लिखोगे तो इसके साथ क्या लिखोगे, कौन सी प्रीपोजिशन लिखोगे, बाय नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टू, टू। ऐसे एक वर्ब होती है KNOW, नो, नो के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लिखनी है, टू। ऐसे एक वर्ब होती है कंटेन, कंटेन के बाद कौन सी प्रीपोजिशन लिखनी है आपको, इन, कंटेन के बाद कौन सी लिखनी है, इन, है ना। बस इतनी सी चीजें आपको पढ़ाइए। और देखो अभी पीछे जो अपना एग्जाम हुआ था ना, जो अपना कनेक्ट सिविल पे, वो पीछे जो इंग्लिश वाला टारगेट 120 में, उसमें देखो एक क्वेश्चन भी आया था ऐसा, इस विद प्लस टूल वाले का, है ना। यानी कि देखो कोई भी टूल, कोई भी औजार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, विद ए नाइफ लिखना है आपको हमेशा ना, विद एन एरो लिखना है आपको। किसी भी औजार के साथ कभी भी बाय नहीं आएगा, चाकू के द्वारा मार दिया गया ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है ना, विद ए नाइफ होता है, विद एन एरो होता है, विद ए स्वॉर्ड होता है ना, तलवार के लिए तो स्वॉर्ड, विद ए स्वॉर्ड होता है। यानी कि किसी भी टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको हमेशा क्या लिखना है, WITH, विद लिखना है, ना कि बाय लिखना है ना। अब देखो आगे चलते हैं। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है अभी शुरुआत में, आप थोड़ी इसको गैदर करते रहो ना, ये बहुत काम आएगी अभी देखना, आप सब समझ जाओगे सारा क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखो आपके एग्जाम में एक्टिव और पैसिव में सबसे इंपोर्टेंट क्या है, एक तो आपको टेंस की एक्टिव पैसिव सीखनी है, दूसरा आपको मॉडल्स की सीखनी है, तीसरा आपको इंपेरेटिव की सीखनी है, चौथा आपको इन्फिनेटिव की सीखनी है, और पांचवा आपको एलिटी लेट एक वर्ब होती है उसकी सीखनी है। यानी कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 5 ही टाइप की आपको सीखनी है, कौन सी, टेंस की, मॉडल की, इंपेरेटिव की, इन्फिनेटिव की और लेट की। हाँ, इन्हीं के ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो एलिटी लेट जो वर्ड है ना, ये आरपीसी का फेवरेट वर्ड है। एलईटी लेट जो वर्ड है, ये आरपीसी का कैसा वर्ड है, ये आरपीसी का फेवरेट वर्ड है ना। आरपीसी इस लेट के ऊपर कोई ना कैसा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछती है, हमेशा आप कभी भी देखना है ना, कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछेगी, तो इसका फेवरेट वर्ड है आरपीसी का। देखो these 5 types are most important for the RS एग्जाम, RS एग्जाम के लिए 5 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अब देखो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पेशी बढ़ाना सीखा, क्या सीखा, कोई भी सब्जेक्ट जो आगे लिखा होता है उसको पीछे डाल देते हैं, उसके आगे जो प्रीपोजिशन लिखते हैं, बाय लिखते हैं, कभी कभी टू भी लिखते हैं, कभी कभी विद भी लिखते हैं, कभी कभी इन भी लिखते हैं, कभी कभी एट भी लिखते हैं। सीखा कब कब लिखते हैं, वो सीखा, ठीक है जी। जो पीछे ऑब्जेक्ट होती है उसको कहाँ डाल देते हैं, आगे सब्जेक्ट बना देते हैं, सीख लिया जी। और देखो जो वर्ब होती है उसकी वर्ब की कैसी फॉर्म लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब बच गई है ना, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन देखो अब बस इतनी सी बात है कि हम पैसिव कौन से सेंटेंस का बनाएंगे, है ना, सभी सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती है। आपने हिंदी में दो वर्ब पढ़ी होगी, है ना, क्रियाएं पढ़ी होगी, एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कर्म होता है। सकर्मक मतलब तो कर्म के साथ, ऐसा इंग्लिश में होता है। देखो एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो सकर्मक क्रिया होती है ना, जिनके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जिनके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, जानकारी के लिए था, मैंने आपको बता दिया। आपको याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो आप इसको भूल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पेसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। पीछे कुछ लिखा होगा तभी तो आप आगे लाओगे ना, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, आप कैसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट है कौन सा। ऑब्जेक्ट की पहचान होती है रिप्लाई ऑफ व्हाट या फिर हुम, रिप्लाई ऑफ व्हाट या फिर हुम। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसको, क्या और किसको का जो जवाब होता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या और किसको का जो जवाब होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो व्हेन का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हाउ का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और वेयर का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आप मेरी बात याद रखना, देखो व्हेन का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वेयर का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हाउ का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट वही होता है जो फिर व्हाट या फिर whom का जो जवाब होता है ना वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रिप्लाई ऑफ व्हाट या फिर whom, व्हाट का मतलब क्या, whom का मतलब किसको। यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट या फिर whom का रिप्लाई। बाकी जो भी चीजें बच गई उनका जो भी आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट पहचान के देखो थोड़ा सा, आई एम गोइंग टू लंदन, है ना, इसका पैसे बनाओ, कैसे बनाएंगे। अब ये जो टू लंदन लिखा है ना, किसका जवाब, आप इतना से बता दो। वो मतलब जाना, आप इस सेंटेंस से पूछो कहाँ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है वो, लंदन जा रहा है।
यानी कि लंदन तो किसका जवाब हो गया, वेयर का जवाब हो गया। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो वेयर का जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि लंदन तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो कट गया। अब इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के पास, यानी कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है जी, इसका पैसिव नहीं बनेगा। समझा आप क्यों नहीं बनेगा? अगला देखो सेंटेंस, शी टॉक्स लाउडली। लाउडली मतलब जोर से, है ना। वह बात करती है जोर से। कैसे बात करती है? हाउ। हाउ का मतलब क्या हो गया? कैसे। वह कैसे बात करती है? जोर जोर से। यानी कि लाउडली। चलो जी, देखो थोड़ी सी वो लाइट चली गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे देखो, शी टॉक्स लाउडली, है ना। लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है, लाउडली किसका रिप्लाई है? हाउ का रिप्लाई है ना। हाउ का रिप्लाई, हाउ मतलब कैसे, वो कैसे बात करती है? लाउडली, तेजी से, है ना। तो ये लाउडली ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तो सिर्फ वही होता है जो व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई होता है, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, है ना। तो यानी कि देखो लाउडली तो कट गया, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब शी टॉक्स का पैसिव नहीं बन सकता है ना। समझे आप लोग थोड़ा सा। उसके बाद देखो, श्रेया सैंग ए सॉन्ग, है ना। श्रेया ने एक गाना गाया। श्रेया ने क्या किया? श्रेया ने एक गाना गाया, है ना। श्रेया ने क्या गाया? एक गाना, यानी कि ए सॉन्ग किसका रिप्लाई है? व्हाट का। तो ये क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट मिल गया, बस इसका पैसिव बन सकता है। ए सॉन्ग वाज संग बाय श्रेया। वो देखो, शी गेव हिम ए बुक। क्या लिखा देखो, शी गेव हिम ए बुक। उसने क्या दिया? उसने क्या दिया? उसने दी एक बुक। एक ऑब्जेक्ट। किसको किसको का जवाब भी तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। किसको दी? हिम को। तो फिर देखो, आपको क्या का जवाब मिला? ए बुक। किसको का जवाब मिला? हिम। यानी कि आपको क्या मिले? दोनों के जवाब मिल गए। यानी कि सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। और अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो कितनी पैसिव बन सकती है? दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव बन जाएगी, हाँ। एक ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव बनेगी, दो ऑब्जेक्ट है तो दो पैसिव बनेगी। आगे देखो, आई लेंट माई फ्रेंड सम मनी। लेंट मतलब उधार देना। आई लेंट, मैंने क्या उधार दिया? सम मनी, थोड़ा पैसा, है ना। सम मनी किसका रिप्लाई है? व्हाट का। अच्छा, किसको दिया? माय फ्रेंड, ये किसका रिप्लाई है? हुम का, है ना। देखो दोनों के जवाब है, व्हाट का भी है, हुम का भी है। और अगर दोनों के जवाब मिल गए तो एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए? तो पैसिव भी कितनी बन जाएगी? दो। और अगर एक का जवाब मिले तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए? एक। और पैसिव भी कितनी बनेगी? है ना। देखो बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको सिखाई क्या, कि व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। इसको छोड़ के जो भी रिप्लाई होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो कुछ और होते हैं, बट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि वाई का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव आपको याद रहे ना याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए बस, है ना। ऑब्जेक्ट पहचानने की छोटी सी चीजें मैंने आपको बता दी, क्या? व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई, है ना। अब देखो, अब चलते हैं मेन चीज। अब देखो, मैंने एक्टिव पैसिव को सीखने के लिए जितना भी जो बैकग्राउंड का काम होना चाहिए, जो बैकग्राउंड की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने आपको सारी दी, है ना। देखो, आगे सब्जेक्ट लिखा होता है उसको उठा के कहाँ रखेंगे? पीछे लास्ट में उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। उससे पहले क्या लिखेंगे? एक प्रीपोजिशन। जो मोस्टली हम क्या लिखते हैं? बी वाई, बाय। बट कभी कभी टू भी लिखते हैं, इन भी लिखते हैं, एट भी लिखते हैं, विद भी लिखते हैं। ये मैंने आपको समझाया कि कब कब कौन सी लिखते हैं, है ना, थोड़ा बहुत। और देखो, ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ रख देंगे? आगे सब्जेक्ट, ठीक है जी। मेन वर्ब का क्या बना देंगे? कौन सी वर्ब की फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सिर्फ क्या बच गई थी? हेल्पिंग वर्ब, है ना। और देखो, एक सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको पहचानने के लिए क्या मैंने आपको बताया कि व्हाट। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसको। क्या और किसको का जो जवाब होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मैंने राम को एक पेन दिया। मैंने राम को क्या दिया? एक पेन, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने एक पेन किसको दिया? राम को दिया, दो ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। यही ऑब्जेक्ट होते हैं बस, दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो कितने पैसिव बना देंगे? दो। एक ऑब्जेक्ट होता है तो एक पैसिव बना देते हैं। ऑब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है? क्या और किसको का जो जवाब मिलता है ना आपको, वही ऑब्जेक्ट है बस, और कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो, ये जो टेंस की टेबल है ना, ये मैंने आपको पढ़ाई थी। ये जो टेंस की टेबल है ये मैंने आपको पढ़ाई थी पहले। ये देखो, है ना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी टेबल आपको पढ़ाई थी। टेंस पढ़ा थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके अंदर देखो, एक प्रेजेंट लिखा है उसके नीचे चार ब्लॉक है, एक पास्ट लिखा है उसके नीचे चार ब्लॉक है, एक फ्यूचर लिखा है उसके नीचे कितने ब्लॉक है? चार ब्लॉक है ना। देखो बात क्या बताइए कि एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, इनके अपने अपने एक एक ब्लॉक है। इनके अपने अपने क्या है? एक एक ब्लॉक है।
ऊपरी ऊपर वाला ब्लॉक किसके लिए है? इंडेफिनिट के लिए, उसके नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस के लिए, उसके नीचे वाला परफेक्ट के लिए, उसके नीचे वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा ही सब में टोटल कितने हो गए? टोटल 12, एक के 4 ब्लॉक, सॉरी एक के 4, इसके 4, इसके 4, टोटल कितने हो गए? 12। टोटल कितने टाइम्स हो गए? 12। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो इन 12 में से पैसिव सिर्फ 8 की बनती है। पैसिव कितनों की बनती है? सिर्फ 8 की। 4 की तो पैसिव बनती ही नहीं है, यानी कि 4 तो अपने काम के ही नहीं है। अब सिर्फ कितने बच गए? 8, है ना? और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब की आती है हमेशा थर्ड फॉर्म है, और इनमें से पैसिव बनेगी मात्र 8 की। कितना छोटा हो गया देखो, है ना? टेंस इससे बड़ा है, ये टेंस से बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत सिंपल है। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, प्रेजेंट को हमेशा प्रेजेंट के ब्लॉक में रहना है, पास्ट को हमेशा पास्ट के ब्लॉक में रहना है, फ्यूचर को हमेशा फ्यूचर के ब्लॉक में रहना है। यानी कि देखो ये इनकी अपनी अपनी बिल्डिंग है, प्रेजेंट की बिल्डिंग है, पास्ट की बिल्डिंग है और फ्यूचर की बिल्डिंग है। आप अपनी बिल्डिंग में ऊपर नीचे आ जा सकते हो, बट आपको पड़ोसी की बिल्डिंग में नहीं जाना है। देखो आप अपनी बिल्डिंग में ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पड़ोसी की बिल्डिंग में कभी नहीं जाना है। पड़ोसी की बिल्डिंग कहने का मतलब है कि प्रेजेंट की पैसिव पास्ट में नहीं जाएगी, है ना? यानी कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैसिव के अंदर मीनिंग को टेंस नहीं बदलता है, यानी कि प्रेजेंट पास्ट में नहीं जाएगा, पास्ट फ्यूचर में नहीं जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं जाएगा। अपनी अपनी बिल्डिंग में रहेंगे, अपने अपने फ्लैटों में रहेंगे, अपने अपने ब्लॉक में रहेंगे, ऊपर नीचे आ जा सकते हैं ना लिफ्ट से। अब देखो अगर सेंटेंस अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। अब आप थोड़ा सा आंखें बंद करके इमेजिन करके देखो, इनडेफिनिट के नीचे कौन सा लिखा होता है? कॉन्टिन्यूअस लिखा होता है। कौन सा लिखा होता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस के नीचे परफेक्ट, परफेक्ट के नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की, और वो क्या होगी? इज एम आर। यानी कि देखो हेल्पिंग वर्ब किसकी ले ली इसने? खुद से नीचे वाले की। और हेल्पिंग वर्ब किसकी ले ली? खुद से नीचे वाले की, और वो क्या है? इज एम और आर। वो क्या है? इज एम और आर। अगर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा और आप उसकी पैसिव बनाओगे, तो वो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की, और वो कौन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। ठीक है जी। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, तो वो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? वो हेल्पिंग वर्ब खुद की ही लेगा। वो किसकी लेगा? वो हेल्पिंग वर्ब खुद की ही लेगा। बस उसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्योंकि देखो इस एमआर के साथ वी वन आईएनजी लिखा हुआ एक्टिव में, तो अब पैसिव में तो आप वी वन आईएनजी लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो उस आईएनजी की वजह से आप सिर्फ क्या जोड़ देते हो? बीइंग जोड़ देते हो। ठीक है जी। उसके बाद देखो अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। नीचे कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ले लो। ठीक है जी। यानी कि क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है जी। अब बच गया लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि सबसे नीचे है। इसके नीचे तो कोई नहीं है, इसके नीचे तो कोई नहीं है, तो इसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। इसके नीचे कोई नहीं है तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी, है ना? और देखो इसके अंदर एक बीन लिखा है, जिसके अंदर पहले से बीन लिखा है ना, उसके अंदर एक बीन और आप नहीं लिख सकते हो, यानी कि इसकी पैसिव नहीं। इसके नीचे कोई नहीं है, इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नीचे कौन है? कोई नहीं है, उसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। और आप एक बात बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नीचे कौन है? कोई नहीं है, तो इसकी पैसिव भी नहीं बनेगी। यानी इन तीन की तो पैसिव ही नहीं बनेगी। इन तीन की पैसिव नहीं बनेगी जो सबसे नीचे लिखे होते हैं, क्योंकि इनके नीचे कोई नहीं होता है। अब बताओ तीन की तो नहीं बनेगी, अब बच गए 9। इनमें से एक की और नहीं बनेगी। एक और है जिसके अंदर पहले से बी लिखा है। देखो जिसके अंदर पहले से बी लिखा है उसके अंदर दोबारा से बी नहीं आ सकता, यानी कि दो बी भी एक साथ नहीं आ सकते। यानी कि दो बीबी आप एक साथ नहीं रख सकते हो, है ना? नहीं रख सकते ना, दो बीबी एक साथ नहीं रख सकते। वही बात है देखो। और इसी के इसके अंदर भी ऐसा ही है कि आप दो बीबी एक साथ नहीं रख सकते हो, है ना? एक टाइम में एक बीबी रख सकते हो, दो बीबी एक साथ नहीं रख सकते हो। तो ये जो बी लिखा है ना, पहले से लिखा हुआ है इसमें, पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखो पहले से बी लिखा है। अब पहले से बी लिखा है तो एक बी और नहीं लिख सकते, तो इसका पैसिव भी चार का पैसिव नहीं बनेगा। तीन नीचे वाले
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उनके नीचे कोई नहीं है ना, और उनमें बीन भी लिखा हुआ है पहले से, तो दोबारा से बीन तो नहीं लिख सकते, तो उनका पैसिव नहीं बनेगा। एक पैसिव और किसका नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बीन लिखा हुआ है, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब देखो प्रेजेंट सीख लिया, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, ठीक है जी। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का हुआ तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद की ही लेगा, बट साथ में बीइंग जुड़ जाएगा, बी ई आई एन जी, बीइंग जुड़ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, नीचे कौन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके लिए लेगा, यानी कि बीइंग जुड़ जाएगा, ठीक है जी। उसके नीचे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी पैसिव नहीं बनती है, खत्म करो, है ना, हो गया। अब चलते हैं पास्ट में। देखो इसी तरीके से आप याद रखना, आपको एक बार के लिए थोड़ा सा ऐसे लगेगा मुश्किल, बट आपको परमानेंट याद रहेगा ये। अब देखो पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, ठीक है जी। सेम टू सेम प्रेजेंट के जैसा, खुद से नीचे वाले की, नीचे क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज या फिर वर, ठीक है जी। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हुआ तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद की ही रखेगा, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, ठीक है जी। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हुआ तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, नीचे कौन है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, यानी कि साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, बस ऊपर हेड होता है नीचे हेड बीन होता है, बीन जुड़ जाएगा। अब बच गया लास्ट ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके नीचे कोई नहीं होता, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी, ठीक है जी। आगे चलो फ्यूचर में, अगर सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का होगा तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, कॉन्टिन्यूअस की ले लेगा, ठीक है जी, यानी कि साथ में बी जुड़ जाएगा, ठीक है जी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, क्योंकि इसके अंदर पहले से बी लिखा हुआ है, बीइंग तो लिख नहीं सकते, पहले से बी लिखा है ना, अब बीइंग नहीं लिख सकते, क्योंकि दो दो बी भी आप एक साथ नहीं रख सकते हो, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी, ठीक है जी। चलो आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो वो लेगा हेल्पिंग वर्ब खुद से नीचे वाले की, कौन है उसके नीचे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले लेगा जी, ठीक है जी, है ना। इसका मतलब क्या जुड़ जाएगा, साथ में बीइंग जुड़ जाएगा, और उसके नीचे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव, समझ गए आप लोग। देखो कितना सिंपल सा चार्ट है, छोटा सा चार्ट अपने दिमाग में रखो, पूरा टेंस भी क्लियर रहेगा आपका, और आपका एक्टिव पैसिव भी पूरा क्लियर रहेगा। खुद से नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा, तीनों ऊपर वाले देखो खुद से नीचे वाले की, और ये बीच वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसकी लेगा, खुद की रखेगा, साथ में बीइंग जुड़ जाएगा, और उसके नीचे वाले की ले लेगा बीइंग, बस बता के चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा और सिंपल बताता हूँ, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, यानी कि उसका हम क्या बना देंगे, उसके नीचे क्या होता है, इज एम आर, नीचे वाले में क्या होता है, इज एम आर, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या लिख देंगे, इज एम आर, ठीक है जी। सेकंड फॉर्म होगी तो क्या लिख देंगे, वॉज वर, ठीक है जी। जब जब कहीं जहां कहीं आईएनजी लिखा होगा, जहां कहीं भी आईएनजी लिखा होगा, उस आईएनजी के लिए क्या लिख देंगे, बीइंग। कितना सिंपल है, याद रखना, देखो आईएनजी होगा तो आईएनजी लिख देंगे, बीइंग, ठीक है जी। हैज या हैड कुछ भी होगा उसके साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग। और विल शैल या फिर कोई भी मॉडल, विल शैल या फिर कोई भी मॉडल उसके साथ क्या जोड़ देंगे, है ना। बात एक ही है, वो सेम जो पीछे चार्ट समझाया ना, वो सेम ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, वही लिखिए देखो इज एम आर। और वर्ब की तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में, ठीक है जी। डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि टेंस कौन सा, पास्ट, सॉरी पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या फिर वर, ठीक है जी, वॉज या फिर वर लिखा है। और वर्ब की तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में, ठीक है जी। आगे चलो, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, यानी कि टेंस कौन सा, इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, यानी कि टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, मैंने आपको बताया खुद की ही रखेगा, बट आईएनजी के लिए क्या लग जाएगा, बीइंग, क्या बना देंगे, इज एम आर प्लस बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। वॉज वर्ब प्लस वी वन प्लस आईएनजी, टेंस कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद की रखेगा, बट साथ में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी की वजह से, बीइंग, वही जुड़ा है देखो, वॉज या फिर वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल है। देखो आगे चलो, हैज या फिर हैव प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, ये टेंस है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, खुद से नीचे वाले में क्या होता है, एक्स्ट्रा, बी डब्ल्यू एन, बीन लिखा होता है, बीन लिख देंगे, बीन लिख दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म बात। और देखो
विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, कोई भी मॉडल हो, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, कोई भी मॉडल हो, उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? मॉडल, और क्या लिख देंगे साथ में? बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सेम सेम ही बात है, विल शैल भी तो मॉडल होते हैं। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। नीचे कौन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में एक्स्ट्रा क्या होता है? बी, बस वो बी तो जोड़ा है और क्या किया? बी तो जोड़ा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं किया, बस खत्म बात। इतनी सी पैसिव है। पैसिव पूरी आपकी हो गई खत्म, है ना? पैसिव क्या हो गई? पूरी आपकी खत्म। अब सिर्फ हम क्या करेंगे? उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे छोटी मोटी चीजें आती जाएगी, वो सीखते जाओगे। देखो प्रैक्टिस सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस क्या लिखा है? हालांकि मैं आपको अभी भी दोबारा से बता रहा हूं, आपके एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन करना नहीं आएगा, है ना? आप वहां एक्टिव का पैसिव मत बनाना, ठीक है ना? पर थोड़ा सा सीखने के लिए उसके बाद आगे की प्रैक्टिस हम एग्जाम फॉर्मेट में ही करेंगे, सेंटेंस के एरर के रूप में ही करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बट सीखो पहले। वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार। नवीन क्लीन्स द कार, नवीन क्या करता है? अपनी गाड़ी को साफ करता है। इंग्लिश में बनाना सीखना। देखो सप्ताह में एक बार, वंस ए वीक, नवीन क्लीन्स द कार, है ना? नवीन क्या करता है? अपनी गाड़ी को साफ करता है, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। नवीन तो हो गया सब्जेक्ट, नवीन क्या हो गया? सब्जेक्ट। कब करता है? वंस ए वीक। कब करता है? वंस ए वीक। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन, है ना? तो ये वंस ए वीक तो किसका रिप्लाई है? वैन का। मैंने आपको बताया था वैन का रिप्लाई कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसको छोड़ दो, ठीक है जी। नवीन किसको साफ करता है? कार को। और जो किसको का जवाब होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि कार क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। कार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है ना? अब देखो वन से वीक को तो ऐसा कैसा लिख दो, वन से वीक, फिर लगा दो कोमा। अब देखो कार को लाओ आगे, कार को लाए आगे, ठीक है जी। कार को दी कार लिख दिया। नवीन को डालो पीछे, बाय नवीन लिख दो, बाय नवीन। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लीन्ड, लिख दो जी क्लीन्ड, ठीक है। इतना काम तो बहुत सिंपल है। नवीन को डाल दिया पीछे, नवीन तो एक पर्सन है, इसके साथ क्या लगेगा? बाय, बाय नवीन। कार को ले आए आगे तो कार, क्लीन की थर्ड फॉर्म लिख दी क्लीन्ड, हो गया काम पूरा। अब हमें सिर्फ क्या लगाना है? अब हमें सिर्फ लगानी है हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए अब क्या करेंगे? वो टेंस वाले टेबल की हेल्प लेंगे। देखो कैसे? नवीन क्लीन्स द कार, टेंस कौन सा है सोचो? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। कौन है नीचे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम या फिर आर। इज, एम, आर होती है। अब नवीन तो गया पीछे, आगे आगे कार, कार के साथ क्या लगेगा? इज या फिर एम या फिर आर, क्या लगेगा बताओ? कार के साथ एक ही कार है, क्या लगेगा? द कार के साथ इज। वही तो लिखा है देखो, द कार इज क्लीन्ड बाय नवीन, द कार इज क्लीन्ड बाय नवीन, है ना? उसके बाद देखो अगला, वी डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम कनेक्ट सिविल्स एवरी डे। इसका पैसे आप पढ़ाओ। देखो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है पहले वो पहचानो। देखो हम डाउनलोड करते हैं एवरी डे, डेली। कब करते हैं? एवरी डे। वैन का रिप्लाई क्या है? ये एवरी डे। ये एवरीडे तो हो गया वैन का रिप्लाई, ठीक है जी। कहां से करते हैं? कनेक्ट सिविल्स के चैनल से। कहां से करते हैं? कनेक्ट सिविल्स के चैनल से। यानी कि ये किसका रिप्लाई है? वेयर का। यानी ये दोनों तो गए। और क्या करते हैं? क्या डाउनलोड करते हैं? पीडीएफ। क्या का जो जवाब आता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जो क्या का जवाब आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि इस पीछे वाले को तो जाओ एक बार भूल, अब ऑब्जेक्ट को लाओ आगे, द पीडीएफ को आगे आ गया द पीडीएफ, ठीक है जी। वी का अस बना देते हैं, अस का वी बना देते हैं, है ना? और इसके लिए क्या लिख दो? पीडीएफ को आगे ले आए, वी को लेके जाओ पीछे, वी को लेके गए पीछे, इसका क्या बना दिया? बाय अस, है ना? क्या बना दिया? बाय अस। क्योंकि वी और अस तो क्या होता है? पर्सन होता है ना, इंसान होता है, इंसान के साथ क्या लगेगा? बाय, बाय अस बना दिया, ठीक है जी। डाउनलोड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाउनलोडेड लिख दी। अब सिर्फ हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। अब सिर्फ हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। वी डाउनलोड दी पीडीएफ। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। खुद के नीचे क्या होती है? इज, एम, आर। अब देखो दी पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ है, इसके साथ क्या लगेगा? इज, एम, आर में से क्या लगेगा? आर, बस लगा दो। दी पीडीएफ आर डाउनलोडेड फ्रॉम कनेक्ट सिविल्स एवरी डे बाय अस।
ये फ्रॉम कनेक्ट्स विद एवरी डे है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, कुछ भी नहीं है ना। द पीडीएफ्स आर डाउनलोडेड बाय अस फ्रॉम कनेक्ट्स विद एवरी डे। बस खत्म। आगे चलो देखो, देयर फैमिली वॉचेस टीवी टुगेदर इन द इवनिंग। अब ये टुगेदर इन द इवनिंग है ना, कब देखते हैं? इन द इवनिंग। कैसे देखते हैं? साथ साथ। ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा कि बच्चा क्या करेगा ना, बड़ा सेंटेंस देख के घबरा जाएगा, है ना। बस। अब देखो, उनकी फैमिली क्या देखती है? टीवी। क्या देखती है? टीवी। क्या का रिप्लाई क्या आया? टीवी, यानी कि टीवी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। टीवी को लाओ आगे, टीवी आ गया आगे, ठीक है। देयर फैमिली को पीछे कैसे लिख देंगे? बाय देयर फैमिली, ठीक है जी। अब देखो, WATCHES वॉचेस लिखा है ना, इस ये वॉचेस से पहचानो टेंस कौन सा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ एस या फिर ईएस लगा है, यानी कि टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब किसके लेते हैं? खुद से नीचे वाले की। खुद से नीचे क्या होता है? इज एम आर। यानी कि देखो, टीवी के साथ क्या लगा देंगे? इज एम आर में से इज लगाएंगे। टीवी इज वॉच्ड बाय देयर फैमिली, है ना। फिर टुगेदर इन द इवनिंग, ये तो वैसा का वैसा लिख, क्योंकि एक एडवर्ब है, इन द इवनिंग इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सीधा लिख दो टुगेदर इन द इवनिंग। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगला देखो, यू डोंट टेक ए बाथ डेली। डेली का मतलब कब? व्हेन का रिप्लाई डेली, यानी कि डेली तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। आप क्या नहीं लेते हो? टेक का मतलब लेना, आप क्या नहीं लेते हो? बात, है ना। आप नहाते नहीं हो डेली, इसका मतलब देखो आप क्या नहीं लेते हो? बात, है ना। देखो, ए बात हो गया इसका ऑब्जेक्ट, आगे आएगा, आगे लिख दिया ए बात। यू को डालो पीछे, मैंने आपको बताया था यू का यू ही रहता है, यू को डालो पीछे तो क्या लिख दिया? बाय यू। अब देखो, डोंट टेक। डोंट टेक लिखा है तो टेंस कौन सा है? डोंट टेक लिखा है तो टेंस है प्रेजेंट सिंपल। और इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब किसके लेंगे? इसके नीचे वाले की। नीचे कौन होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। अब देखो, ए बात तो क्या है? एक ए बात लिखा है ना, ए बात तो सिंगुलर है, इसके साथ इज एम आर में से क्या लिखेंगे? इज लिख दिया। के बाद ऊपर नोट था तो नोट का नोट लिख दो। और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टुक नहीं होती है, क्या होती है? टेकन। टेकन लिख दिया, बस। ए बात इज नॉट टेकन बाय अस। अगला देखो, सम बॉयज आर प्लेइंग डार्ट्स इन दी रूम, है ना। अब ये देखो, इन दी रूम तो किसका जवाब है? वेयर का। कहां कहां खेल रहे हैं? इन दी रूम। यानी कि जो वेयर का रिप्लाई होता है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। क्या खेल रहे हैं? डार्ट्स खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? एक गेम होता है डार्ट्स, है ना, वो खेल रहे हैं। यानी कि डार्ट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाओ। डार्ट्स को लाए आगे, ये लिख दिया डार्ट्स। पीछे किसको लिखेंगे? सम बॉयज को, बाय सम बॉयज लिख दिया, ठीक है जी। प्लेइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड लिख दिया जी। इन द रूम कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेड लिख दिया। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आईएनजी होता है ना तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है अपने को? बीइंग। बीइंग भी लिख दिया जी। हो गया। अब बच गई एक हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब एक बात देखो, सम बॉयज आर प्लेइंग डार्ट्स इन द इवनिंग, यानी टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब खुद की ही रखता है, बट उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है। तो बीइंग तो हमने लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब बच गया आपके पास तीन, इज एम आर। डार्ट्स के साथ कौन सी लिखोगे बताओ? डार्ट्स के साथ आप क्या लिखोगे? इज या फिर एम या फिर आर, क्या लिखोगे बताओ? देखो, ये डार्ट्स आपको दिखने में प्लूरल लग रहा है, बट ये एक खेल का नाम है। बट ये क्या है? एक खेल का नाम है ना। खेल कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो होता है ना, जैसे पॉइंट 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 होते हैं, और वो एक आपके पास तीर होता है और आप ऐसे मारते हो ना, एरो। वो जो गेम होता है उसका नाम क्या होता है? डार्ट्स, है ना। देखो, जैसे आपको एक बात बताता हूँ मैं, एक मूवी थी कौन सी? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स आपको लग प्लूरल रहा है ना, कि बहुवचन है, तीन इडियट्स बहुवचन। बट ये एक मूवी का नाम था, हम ऐसे ही बोलते हैं कि थ्री इडियट्स बहुत अच्छी मूवी थी, है ना। हमने क्या बोला? थ्री इडियट्स एक बहुत अच्छी मूवी थी। वो क्या सिंगुलर माना है हमने उसे, क्यों? क्योंकि वो एक मूवी का नाम है, किसी का नाम है वो। वैसे ही डार्ट्स है ना, जो खेल है, ये किसी खेल का नाम है, एक गेम, एक नेम ऑफ ए गेम है। इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर। तो इसके लिए क्या लिख दिया? डार्ट्स इज बीइंग प्लेड इन द रूम बाय सम बॉयज। समझ गए आप लोग? देखो, डार्ट्स के साथ इज क्यों लिखा? क्योंकि खेल का नाम है ना? आगे चलो, ही इज नॉट लिसनिंग टू अस, है ना। देखो, अब आपको एक बात बताता हूँ, लिसन के साथ हमेशा टू आता है। लिसन के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। अगर आपने टू नहीं लिखा तो आप गलती कर दोगे। लिसन के साथ हमेशा क्या लिखना है? टू लिखना है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, वी का क्या बना देते हैं? अस, और अस का क्या बना देते हैं? वी। यानी कि पीछे लिखा है अस, अस का क्या बना दो? वी लिख दिया आगे, वी, ठीक है जी। ही का क्या लिख दो? पीछे लेके जाओ इसको, क्या बना देंगे?
बाय हिम, ठीक है जी, हो गई दो चीजें। टेंस कौन सा है पहचानो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, उसकी पैसिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेते हैं, खुद की ही रखता है, बट उसके साथ बीइंग जुड़ जाता है ना। अब वी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर, वी आर नॉट लिखा तो नॉट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर नॉट बीइंग लिसन्ड, सेम तो लिखना है, वी आर नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिसन्ड टू, है ना, बाय हिम, है ना। लिसन के साथ टू हमेशा लिखना है, आपको हटाना नहीं कभी भी, है ना। ऊपर कोई भी चीज लिखी हो, कोई भी प्रीपोजिशन लिखी हो एक्टिव के अंदर, पैसिव बनाते समय उसको कभी भी हटाते नहीं है। आप एक्स्ट्रा कुछ जोड़ सकते हो, जैसे हमने बाय जोड़ा, बट हटाना कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस आप ऐसे ही सीख जाओगे इजीली, वो बहुत बहुत सिंपल है। यू आर स्कॉल्डिंग योर चिल्ड्रन फॉर नो रीजन एट ऑल। अब ये बात देखो, ये जो लिखा है ना फॉर नो रीजन एट ऑल, इसको भूल जाओ, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यू आर स्कॉल्डिंग योर चिल्ड्रन, आप किसको डांट रहे हो, किसको, अपने बच्चों को, किसको का जो जवाब होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन हो गया, योर चिल्ड्रन, उसको आगे लेके आओ। एक बात नोट करना आप, मैंने आपको यू का बताया था, यू का यू रहता है ना, वी का अस हो जाता है ना, आई का मी हो जाता है, बट इसमें कहीं भी माई नहीं लिखा था, आई नहीं बदलता है कभी भी, आई का मी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, बट आवर में कोई बदलाव नहीं होता है, ये वैसा ही रहता है ना। तो थोड़ा सा उसको आप ध्यान से पढ़ना ना, वो गलती मत करना कहीं। क्या लिखा, अब योर चिल्ड्रन का क्या लिख दिया, योर चिल्ड्रन आगे, यू को लेके गए पीछे, क्या लिख दिया इसका, बाय यू, ठीक है जी। टेंस कौन सा है पहचानो, आर स्कोल्डिंग, टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद की ही रखेगा, बट साथ में बीइंग जुड़ जाएगा, ठीक है जी। चिल्ड्रन होते हैं प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, क्या लिखेंगे, आर लिख दिया, बीइंग लिख दिया, और स्कॉल्डिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्कॉल्डेड लिख दिया, फॉर नो रीजन एट ऑल तो लिख ही देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर चिल्ड्रन आर बीइंग स्कॉल्डेड बाय यू फॉर नो रीजन एट ऑल, बिना किसी, बिल्कुल भी बिना किसी कारण के आपके बच्चों को आपके द्वारा डांटा जा रहा है, बिना बिल्कुल किसी भी कारण के आपके बच्चों को आपके द्वारा डांटा जा रहा है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, ये तो ऑलरेडी पैसिव में लिखा है, क्या लिखा है देखो, इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। अब देखो एग्जामिनर आपके साथ क्या गलती करेगा, एग्जामिनर ऐसे लिख देगा, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, है ना। क्या लिख देगा, द इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, ये गलत लिख दिया उसने, क्यों, क्योंकि देखो द इंग्लिश का मतलब तो इंग्लिश बोलने वाले लोग, द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश बोलने वाले लोग, और हमें यहाँ क्या चाहिए कि अंग्रेजी किसके द्वारा बोली जाती है, आपके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, भाषा चाहिए ना, तो इस दाग को हटा देंगे। सिर्फ इंग्लिश लिखा है उसका मतलब अंग्रेजी भाषा, और द इंग्लिश लिखा है इसका मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग। देखो द फ्रेंच लिखा है इसका मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग, और सिर्फ फ्रेंच लिखा है इसका मतलब फ्रेंच। हाँ, हिंदी में भी होता है ऐसा, बट हिंदी में आर्टिकल नहीं होते हैं तो हम उस चीज को कभी समझ नहीं पाते हैं। देखो जैसे, जैसे आपने गाना सुना होगा ना, वो हिंदी है हम, क्या बोलता है वो, हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तां हमारा। अब देखो वैसे नहीं कह रहा कि हिंदी है हम, वैसे नहीं कह रहा कि हम हिंदी भाषा है, वो क्या कहना चाह रहा है, हम हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदी है हम और वतन है हिंदुस्तां हमारा, हम हिंदी बोलने वाले लोग, है ना। वैसे ही देखो इंग्लिश में भी होता है, बट इंग्लिश में क्या आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल टॉपिक होता है, तो आप उसको इजीली पहचान लेते हो, हिंदी में पहचान नहीं पाते हो, है ना। अब द हिंदी लिखा है इसका मतलब हिंदी बोलने वाले लोग, और सिर्फ हिंदी लिखा है इसका मतलब हिंदी भाषा। ऐसे लिखा हो देखो सेंटेंस, इंग्लिश is spoken by the English। अब देखो सेंटेंस कितना अच्छा लिखा है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, इसका मतलब क्या है, इस इंग्लिश का मतलब तो है भाषा, है ना, अंग्रेजी भाषा, और द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग, है ना। तो अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है ना, अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश स्पोकन बाय द, समझे आप, देखो छोटा सा सेंटेंस है ना। चलो आगे चलते हैं। तो यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा है ना हमारा, ये तो ऑलरेडी पैसिव में लिखा हुआ है और सही भी है, देखो इंग्लिश इज स्पोकन बाय, आगे चलते हैं देखो, आई हैव टोल्ड ए लाई,
आई हैव टोल्ड ए लाई, है ना, मैंने एक झूठ बोला। मैंने क्या बोला? एक झूठ। आगे किसको लाएंगे? ए लाई को। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? मैंने क्या बोला, क्या रिप्लाई क्या है? ए लाई। आगे लाए ए लाई। ठीक है जी। पीछे किसको लेके जाएंगे? आई को। पीछे आई को लेके जाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा? बाय मी। ठीक है जी। टोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। ठीक है जी, हो गया। अब बच गया हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब भी आप हेल्पिंग वर्ब बनाओगे तो, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब भी आप पैसिव बनाओगे तो वो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद से नीचे वाले की। खुद से नीचे क्या लिखा होता है? हैव बीन लिखा होता है। यानी कि यहाँ क्या जुड़ जाएगा? बीन। यानी कि क्या लिख देंगे? बस हैव बीन। एलाई हैव बीन, अब सॉरी, अब ए लाई है। ए लाई तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। सिंगुलर के साथ हैव ना आके क्या आएगा? हैज। ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय, बस इतना सिंपल है। ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय। आगे चलो देखो, आई हैव आस्क्ड यू, है ना। यू को लाएंगे आगे, यू का यू रहता है यू। आई को लेके जाएंगे पीछे, क्या बना देंगे? बाय मी। आस्क्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड, लिख दिया। ठीक है जी, इतना तो हो गया। अब देखो हैज हैव हेड के साथ आप सीधा याद रखो, हैज हैव हेड के साथ पैसिव में क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। बस हैव बीन, है ना। यू हैव बीन आस्क्ड बाय मी। आगे चलो, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। एनिमल मूवी आई थी ना? नहीं, वो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। दिस मूवी को आगे लाए दिस मूवी। आई के लिए क्या लिख दिया? बाय मी। वॉच्ड की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। और हैव के साथ क्या लिख देते हैं? हैव हैज हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट एक बात याद रखना, अब ये दिस मूवी लिखा है, दिस मूवी सिंगुलर। दिस मूवी अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा। अब हैज बीन वॉच्ड बाय मी। आगे चलो देखो, रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। क्या लिखा है? रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। अभी जो एवरी मॉर्निंग लिखा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये तो किसका रिप्लाई है? व्हेन का रिप्लाई है। व्हेन का रिप्लाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसको तो भूल जाओ। रेखा टेक्स कॉफी, तो कॉफी को आगे लाएंगे कॉफी, रेखा को पीछे लेके जाएंगे बाय रेखा। लिख दिया देखो, कॉफी बाय रेखा। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन, लिख दिया जी। आप टेंस पहचानो, रेखा टेक्स। टेक्स यानी कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हेल्पिंग और किसके लेते हैं? खुद से नीचे वाले की। खुद के नीचे कौन होता है? इज एम आर। कॉफी के साथ क्या आएगा? इज एम आर में से इज। कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग। आगे चलो देखो, द मेट्रो रेल इज, इसके बाद क्या लिखा है? बीइंग। बीइंग के बाद क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तो ऑलरेडी पैसिव में है। द मेट्रो रेल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी कि निगम। निगम के द्वारा क्या बनाई जा रही है? मेट्रो रेल बनाई जा रही है। निगम के द्वारा मेट्रो रेल बनाई जा रही है। आगे चलो देखो, ए सेल्फिश। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। पर्सन foist all his problems on unfortunate friends। फोइस्ट का मतलब होता है किसी पर डाल देना, है ना। किसी पर कोई चीज डाल देना, है ना। जैसे आपने कोई गलती की लेकिन आपने किसी के ऊपर डाल दी, वो क्या हो गया? फोइस्ट कर दिया आपने ना। तो क्या लिखा देखो, ए सेल्फिश फ्रेंड, एक स्वार्थी मित्र, या एक ए सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी इंसान क्या करता है? फोइस्ट डाल देता है ऑल हिज प्रॉब्लम्स, अपनी सारी समस्याएं किसके ऊपर? ऑन, ऊपर। अनफॉर्चुनेट मतलब वो दुर्भाग्यशाली, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। अपने मतलब दुर्भाग्यशाली दोस्तों पर क्या करता है? अपनी सारी प्रॉब्लम्स डाल देता है। कौन? एक सेल्फिश पर्सन। अब देखो, इसका पैसिव बनाते हैं अपने ना। ए सेल्फिश पर्सन तो हो गया सब्जेक्ट, फर्स्ट हो गई वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है ये बता दो। क्या डालता है? अपनी सारी समस्याएं, यानी कि क्या का रिप्लाई कौन है? ये ऑल हिज प्रॉब्लम। किस पर? किस पर तो जो होता है ना, ऑन लिखा है देखो, ऑन किस पर, जो किस पर होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है? ऑल हिज प्रॉब्लम्स। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? ऐसे, ऑल हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। फोइस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फोइस्टेड। फोइस्टेड लिख दिया। बाय ए सेल्फिश पर्सन, है ना। लिख दिया। अब ये जो बच गया ना, ऑन अनफॉर्चुनेट फ्रेंड से लास्ट में लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंस पहचानो, टेंस है इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल,
हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले के। नीचे कौन होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, इज एम आर। इज एम आर में से ऑल हिज प्रॉब्लम्स के साथ क्या लगेगा, आर। ऑल हिज प्रॉब्लम्स आर फॉस्टेड बाय ए सेल्फिश पर्सन ऑन हिज अनफॉर्चुनेट फ्रेंड्स। आगे क्या प्रोडक्ट, देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना। आगे जो लिखा होता है उसको पीछे ले जाओ, उसके साथ बाय लिख दो। जो पीछे लिखा होता है उसको आगे ले आओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो। हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना मैंने आपको सिखाया कैसे। प्रेजेंट सिंपल होगा, नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा इज एम आर। इज एम आर होगा, हेल्पिंग वर्ब खुद की रखेगा, बीइंग जुड़ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, खुद से नीचे वाले की हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्या जुड़ जाएगा, बीन। है से वर्ड के साथ हमेशा ही बीन जुड़ता है, सीधा याद रखो। पास्ट सिंपल होगा, हेल्पिंग उसके नीचे वाले की लेगा, नीचे कौन होता है, इज एम आर, ठीक है जी। पास्ट कंटिन्यूस होगा, हेल्पिंग किसकी लेगा, खुद की रखेगा, इज एम आर, साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी ई आई एन जी, बीइंग, ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट होगा, हेल्पिंग किसकी लेगा, खुद से नीचे वाले की, क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ क्या होता है, बीन लिखा होता है, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन। और देखो फ्यूचर, मैंने आपको बताया फ्यूचर सिंपल होगा या फिर कोई भी मॉडल होगा, हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, उससे नीचे वाले के नीचे वाले में क्या होता है, बी बी होता है, तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बी। और देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नीचे वाले के लेकर क्या जुड़ जाएगा, बी डब्ल्यू एन, बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है। बस आगे चलो, देखो ये क्या लिखा है, देखो दिस हाउस वॉज बिल्ट 30 years ago। कोई सब्जेक्ट लिखा है क्या, आप सोचो सब्जेक्ट है दिस हाउस, बट क्या ये डूअर है क्या, हाउस ने कुछ किया है क्या, नहीं। ये घर तो बनाया गया है कितने साल पहले, 30 साल पहले। 30 साल पहले ये घर बनाया गया था किसी के द्वारा, है ना, किसी के द्वारा। यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी किसमें लिखा है, पेसिव में। दिस हाउस वॉज बिल्ट 30 years ago, है ना, 30 साल पहले घर बनाया गया था। हम देखो क्या लिखा है, वी आर सेंट होम एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है, खाली। हैंडेड मतलब हाथ, डेली मतलब डेली, आपको बताइए। वी आर सेंट, हम भेज दिए जाते हैं। वी आर सेंट कैसे, होम घर पर, कैसे, एम्प्टी हैंडेड, हम रोज खाली हाथ घर पर भेज दिए जाते हैं। किसके द्वारा, किसी और के द्वारा। सेंटेंस ऑलरेडी किसमें लिखा है, पैसिव में। बस आगे चलो, देखो यू वर वॉचिंग माई वीडियो। यू वर वॉचिंग माई वीडियो, पैसिव कैसे बनाएंगे, माई वीडियो, आप क्या देख रहे थे, मेरा वीडियो, यानी कि क्या का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऐसे बनाओ, देखो माई वीडियो आगे आ गया, ठीक है जी। यू को डालो पीछे, बाय यू हो गया जी। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, ठीक है जी, हो गया। अब क्या बच गया, ये वर्ब, है ना, और तो कुछ नहीं बचा, हेल्पिंग वर्ब बची बस। अब देखो टेंस कौन सा है, पहचानो। टेंस है यू वर वॉचिंग माई वीडियो, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा, खुद की ही रखेगा, बट साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। यानी कि माई वीडियो तो सिंगल वीडियो है, उसके साथ वॉज आएगा या फिर वर आएगा, उसके साथ आएगा वॉज। और साथ में क्या जुड़ जाएगा, माई वीडियो वॉज बीइंग वॉच्ड बाय यू। बस कितना सिंपल है। आगे चलो, डॉग चेस कैट्स। टेंस कौन सा, इतना बता दो। डॉग चेस कैट्स, टेंस है प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की। नीचे कौन होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। बस आगे कौन आ जाएगा, कैट्स। पीछे कौन जाएगा, बाय डॉग्स। चेस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, चेस्ड। अब कैट्स के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर। मतलब कैट्स आर चेस्ड बाय दी डॉग्स। कितना सिंपल है, देखो। और आगे चलो, बीज मेक हनी, आगे कौन आएगा, हनी। पीछे कौन जाएगा, बाय बीज। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। अब बच गई हेल्पिंग वर्ब, बीज मेक हनी। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की। नीचे कौन होता है, इज एम आर। यानी कि अब आगे लिखा है हनी, हनी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज। बस हनी इज मेड बाय बीज। आगे चलो, कैटरीना सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, है ना। आगे कौन आएगा, हर बर्थडे, ठीक है जी। पीछे कौन जाएगा, बाय कैट, बाय कैटरीना, ठीक है जी। सेलिब्रेटेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेलिब्रेटेड, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब देखनी है हमें, कैटरीना सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा, खुद से नीचे वाले की। नीचे क्या होता है, वॉज या फिर
वर। अब देखो उसके बर्थडे के लिए क्या लिखेंगे, वॉज या फिर वर में से उसके बर्थडे के लिए लिखेंगे वॉज। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय। आगे चलो, आई हैव सीन द ताजमहल। आगे कौन आएगा, द ताजमहल, द ताजमहल। आई पीछे जाएगा तो क्या बना देंगे, बाय मी। आई हैव सीन, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, हैज हैव हैड के साथ सिर्फ क्या लिखना होता है, बी डब्ल्यू एन बीन। तो लिख दो बस, ताजमहल के साथ हैज आएगा, बीन लिख दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। द ताजमहल हैज बीन सीन बाय मी। हाँ बस आगे चलो, आई ही वॉज रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन। कैसे बना देंगे, दिस कॉन्वर्सेशन आगे, दिस कॉन्वर्सेशन आगे। ठीक है जी, ही जाएगा सबसे पीछे, तो ही को क्या बना देंगे, बाय हिम। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिकॉर्डेड। ठीक है जी, अब बच गई हेल्पिंग वर्ब। टेंस पे जाओ, ही वॉज रिकॉर्डिंग, वॉज रिकॉर्डिंग का मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब खुद की ही लगती है, बट साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग जुड़ जाता है ना। अब देखो दिस कॉन्वर्सेशन तो सिंगुलर है, वॉज या फिर वर्ब में से क्या आएगा, वॉज, साथ में क्या जुड़ गया, बीइंग। दिस कॉन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। बस खत्म। आगे चलो देखो, ही सॉरी शी हैड बीन किडनैप्ड। पता नहीं किसने किया, वैसे ही बोलते हैं ना कि वो किडनैप हो चुकी है, क्या बोलते हैं, वो किडनैप हो चुकी है, या फिर वो किडनैप हो चुकी थी, वो किडनैप हो चुका था। किसने किया नहीं पता होता है, ऐसी जगह कौन काम आता है, पेसिव के सेंटेंस काम आते हैं। देखो शी हैड, हैड के साथ बीन लिख दिया ना, और बीन के बाद लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑलरेडी किस में लिखा है, पेसिव में लिखा है, शी हैड बीन किडनैप्ड, वो किडनैप हो चुकी। और देखो आपको एक बात बताता हूँ, अगर इसी सेंटेंस में ये बीन ना लिखा होता ना, शी हैड किडनैप्ड, इसका मतलब पता है क्या होता है, उसने किसी को किडनैप कर लिया था। उसने किसको क्या कर लिया था, किसी को किडनैप कर लिया था, है ना। बीन लिखने से देखो सेंटेंस का कितना मीनिंग बदल गया। क्या हो गया, शी हैड बीन किडनैप्ड, उसको किडनैप कर लिया गया था, यानी कि वो किडनैप हो गई है। और पिछले अगर बीन ना लिखा होता तो खुद क्या होती, किडनैपर होती। आगे चलते हैं, चलते हैं, देखो। हाँ 22 नंबर सेंटेंस ना, एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू रीच देयर। एवरी एफर्ट, एवरी एफर्ट तो कुछ करेगा नहीं ना, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। अब देखो हर प्रयास तो कुछ नहीं करेगा, उसके ऊपर कुछ किया जा रहा है। एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू रीच देयर, यानी कि वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकता है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, वो इंपोर्टेंट है ही नहीं, है ना। पेसिव में डूअर इंपोर्टेंट होता ही नहीं है, किसी के द्वारा भी हो सकता है, बट क्या किया जा रहा है, वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीखा करो। देखो अगर ऐसा सेंटेंस आए कि वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं, यानी कि डूअर नहीं पता कौन है, तो इसका ट्रांसलेशन किस में करेंगे, पेसिव में करेंगे। और कैसा करेंगे, ऐसा, एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू रीच देयर। आगे देखो, ही वॉज गिवन लिख दिया ना, इसका मतलब पैसिव है। ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया था। ही वॉज गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। आगे चलो, द रॉबर्स वर रॉबिंग द बैंक, है ना। द रॉबर्स वर रॉबिंग द बैंक, ये एक्टिव में लिखा है, क्योंकि रॉबर्ट्स क्या है, डूअर हैं, करने वाले हैं वो। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, द बैंक को तो लिख देंगे सबसे आगे, द बैंक, सबसे पीछे कौन जाएगा, बाय द रॉबर्स। ठीक है जी, रॉब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रॉब्ड। ठीक है जी, अब देखो टेंस पहचानो, द रोबर्स वर रोबिंग, टेंस कौन सा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाते हैं, उसी की लगाते हैं, बट साथ में क्या जुड़ जाता है, बीइंग। अब देखो बैंक तो सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या लिख देंगे, वॉज, और क्या लिख देंगे, बीइंग। बस खत्म। द बैंक वॉज बीइंग रॉब्ड बाय द रॉबर्स। आगे चले,
द कैट किल्ड द माउस, आगे कौन आएगा? द माउस, ठीक है। पीछे कौन जाएगा? बाय द कैट, ठीक है। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब किसके लगेगा? खुद से नीचे वाले की। कौन होती है? वॉज या फिर वर। अब माउस के साथ क्या लगेगा? वॉज, है ना। और किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। खत्म हो गया, देखो। द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। हो गया सिंपल। आगे चलो। एवरीवन लव्स हर। हर, शी का क्या बना देते हैं? हर का क्या बना देते हैं? शी। यानी कि हर आगे आएगा तो क्या बन गया? शी, ठीक है जी। अब बाय एवरीवन जाएगा पीछे। और आपको बात बताता हूँ, देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बाय एवरीवन लिखना कोई जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है। तो लिखना है आपको, है ही नहीं ना, क्योंकि आपके एग्जाम में तो वैसे भी मतलब छोटी एरर आएगी सेंटेंस के अंदर। बाय एवरीवन लिखना गलत भी नहीं होता है, और बाय एवरीवन ना लिखो तब भी सेंटेंस सही होता है। यानी कि इसके ऊपर ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिखो तब भी ठीक, ना लिखो तब भी ठीक, है ना। अब देखो एवरीवन लव्स, टेंस कौन सा है? लव्स। प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा? खुद से नीचे वाले के। नीचे कौन होती है? इज, एम, आर। अब देखो शी के साथ क्या आएगा? इज। शी इज। लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। शी इज लव्ड बाय एवरी वन। शी इज लव्ड बाय एवरी वन, है ना। आगे चलो, देखो इनको मिटा दूं ऊपर वालों को एक बार। somebody was watching me, somebody was watching me। आगे कौन आएगा? मी का। आई का क्या बनता है? मी का क्या बनता है? आई। आई, ठीक है जी। पीछे कौन जाएगा? बाय somebody, बाय somebody, ठीक है जी। टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब किसकी लेगा? खुद की ही रखेगा, बट साथ में कौन जुड़ेगा? बीइंग। आई के साथ वॉज या फिर वर्ब में से क्या आएगा? वॉज। आई वॉज बीइंग। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय समबडी। आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय सम, है ना। आगे देखो, समवन स्टॉल माय पर्स। आगे कौन आएगा? माय पर्स, ठीक है जी। पीछे कौन जाएगा? बाय समवन, ठीक है जी। टेंस कौन सा है? स्टॉल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि टेंस है पास्ट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब किसके लेगा? खुद से नीचे वाले की। कौन होती है? पास्ट कंटिन्यूअस की। वॉज या फिर वर। पर्स के साथ क्या आएगा? वॉज। स्टॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टॉलन। क्या बन गया? माय पर्स वॉज स्टॉलन बाय समवन। आगे चलो, देखो। अच्छा, आगे देखो सेंटेंस। आई लाइड डाउन ऑन ए मैट। ऑन ए मैट का मतलब तो होता है चटाई पर। कहां पर? चटाई पर। कहां का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यानी कि ऑन ए मैट तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आई लाइड डाउन, मैं नीचे लेट गया। किसको? नहीं पता। क्या नहीं पता, है ना। इसका मतलब इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, है ना। आगे चलो। The wounded man was being helped by some boys। ये ऑलरेडी पैसिव में लिखा है। wounded man का मतलब होता है घायल आदमी। घायल आदमी की कुछ लड़कों के द्वारा क्या की जा रही थी? मदद की जा रही थी। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि घायल आदमी की मदद की जा रही थी कुछ लड़कों के द्वारा। अगला देखो। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब अलग कर दिए गए। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड, बच्चों ने अलग नहीं किया, बच्चों को अलग कर दिया गया। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर्स आर्म्स बाय ब्रूटल सोल्जर्स। ब्रूटल सोल्जर मतलब निर्दयी सैनिकों के द्वारा बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर दिया गया। ये छोटे छोटे सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिए थे, आपको देखना ये क्या लिखे थे। ब्रूटल सोल्जर, ब्रूटल का मतलब निर्दयी, ऐसे सब ना। आगे चलो, देखो। अब देखो थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन भी सीखते हैं इसी में। मुझे ये बात बताई गई। क्या लिखा है? मुझे ये बात बताई, है ना। मुझे ये बात बताई गई। किसके द्वारा? नहीं पता। यानी कि किसी के द्वारा मुझे ये बात बताई गई। मैंने तो किसी को नहीं बताई, बट मुझे ये बात बताई गई किसी के द्वारा, है ना। यानी कि टेंस कौन सा है? सेंटेंस कौन सा है? पैसिव का है। तो मुझे के लिए क्या लिखेंगे? आई। मुझे के लिए क्या लिखेंगे? आई, ठीक है जी। लिख दिया आई, है ना। मुझे ये बात बताई गई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बताई गई है, जब है लिख देते हैं तो टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट। यानी कि क्या लिखेंगे? आई हैव हैज हैव हेड के साथ क्या लिखते हैं पेशी में? बीन। आई हैव बीन। अब देखो बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। आई हैव बीन टोल्ड।
आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताई गई है यह बात, क्या लिखेंगे, अबाउट दिस मैटर, है ना। देखो अगर इतना ही होता ना, मैं आपको ये बात बताता हूँ, देखो ये अब मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। अगर इतना सा सेंटेंस होता ना, मुझे यह बात बताई गई, क्या होता, मुझे यह बात बताई गई, इसका क्या बनाते पैसिव, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस मैटर। देखो आई वॉज टोल्ड अबाउट दिस मैटर, वॉज क्यों लिखा, क्योंकि ये टेंस बनेगा सिर्फ पास्ट सिंपल, आई वॉज टोल्ड, है ना। लेकिन यहाँ क्या टेंस सेंटेंस लिखा है, देखो यहाँ लिखा है मुझे यह बात बताई गई है ना। मैंने आपको टेंस के टाइम भी समझाया था, मैंने खाना खाया, आई एट माई फूड, मैंने खाना खाया है, आई हैव ईटन माई फूड, है ना। आप ये बात बहुत गौर से नोट करके रखना, नहीं पता होती है लोगों को, मैंने खाना खाया है का बना देते हैं आई एट माई फूड, और मैंने खाना खाया का बना देते हैं आई हैव ईटन माई फूड, उल्टा बना देते हैं, आप ध्यान रखना। वो एग्जामिनर सब समझता है इन सब चीजों को ना, आप पूरा ध्यान देना इस पे। मुझे यह बात बताई गई है, मुझे की इंग्लिश लिख दिया आपने आई, बताई गई है यानी कि टेंस कौन सा हो गया, परफेक्ट, है इसका मतलब क्या है, हाँ लिखा होता तो पास्ट होता है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट। आई के साथ लिख दिया हैव, है ना। मैंने आपको पहले बताया हैज हैव हैड के साथ बीन जुड़ता है, आई हैव बीन टोल्ड, और इस बात के लिए लिख दो इस बारे में या इस मैटर के बारे में, अबाउट दिस मैटर, है ना। बस इतना ही तो सिंपल है। आगे देखो, औरतों को परेशान किया जाता है, देखो औरतें किसी को परेशान नहीं कर रही है, औरतों को समाज के द्वारा, अब समाज के द्वारा यहाँ लिखा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं, औरतों को परेशान किया जाता है, औरतों की इंग्लिश क्या लिख देंगे, वीमन, किया जाता है, जाता है, ता है, ती है, ते है, टेंस कौन सा है सोचो, प्रेजेंट सिंपल, तो क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल की पैसिव बनाते तो क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसके लेता है, नीचे वाले की जेमार में से, तो लिखेंगे वुमेन, वीमन आर, परेशान किया जाता है इंग्लिश का लिख देंगे ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, बस औरतों को परेशान किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, बाय द सोसाइटी, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वीमेन आर ऑप्रेस्ड। अगला देखो, ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए की, ऑपरेशन के लिए, ये तो हो गया फॉर दी ऑपरेशन, है ना, इसको तो लिख दो लास्ट में, किसके लिए, ऑपरेशन के लिए, फॉर दी ऑपरेशन। 1 लाख रुपए की जरूरत है, क्या लिखो, 1 लाख रुपीज इज की जरूरत है, इज रिक्वायर्ड फॉर दी ऑपरेशन। आगे चलो, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी, यू, इंतजार किया जा रहा है, मतलब यू आर, जा रहा, आईएनजी, बीइंग, इंतजार की इंग्लिश वेटेड, यू आर बीइंग वेटेड, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा था, यू वर बीइंग वेटेड, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, यू आर बीइंग वेटेड, बस 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, यू हैव बीन वेटेड फॉर 2 आवर्स। आगे चलो, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, दोनों में बहुत फर्क है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया यानी कि सिर्फ बात करें पास्ट की, मेरा मोबाइल, माय मोबाइल, चोरी, स्टॉलन, सिर्फ आपको क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब, देखो मेरा मोबाइल के लिए माय मोबाइल, ठीक है, चोरी, स्टॉलन, सिर्फ क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब, चोरी हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज या वर्ब में से, माय मोबाइल के लिए क्या लिखेंगे, वॉज। यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो क्या लिखते, देखो मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो क्या लिखते हैं, मेरा मोबाइल, माय मोबाइल, चोरी हो गया है, चोरी की वर्ब, स्टॉलन थर्ड फॉर्म लिखती, ठीक है, चोरी हो गया है, चोरी हो गया है, मैंने खाना खाया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माय मोबाइल हैज बीन स्टॉलन, बस, इसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्या लिखा, पैसिव लिखा। आज केवल 4 किताबें बिकी, आज, अब आज की जो इंग्लिश है ना, टुडे, इसकी टेंशन मत लेना, इसको छोड़ दो, केवल की इंग्लिश, अच्छा ठीक है, केवल 4 किताबें बिकी, केवल 4 किताबें, ओनली 4 बुक्स, केवल 4 किताबें की इंग्लिश तो आप बना दोगे ना, केवल 4 किताबें, इसकी इंग्लिश आप बना दोगे ओनली 4 बुक्स,
टुडे, वो तो टुडे सबसे लास्ट में लिखना है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेंगे, छोड़ दो उसको। बिकी, बिकी की इंग्लिश क्या होती है? सॉल्ट, है ना। आज चार किताबें बिकी, बिकी की इंग्लिश क्या है? सॉल्ट, है ना। अब सॉल्ट अकेला नहीं आएगा, इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा आपको? WERE। आज चार किताबें बिकी, बिकी की मतलब पास्ट की बात कर रहे हो ना। आज दिन निकल चुका, अब रात में बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आज चार किताबें ही बिकी। तो ओनली 4 बुक्स बिकी, पास्ट में चला गया। वर्क सॉल्ट टुडे, है ना। चार किताबें बिकी, और आज चार किताबें बिकी है। ओनली 4 बुक्स हैव बीन सॉल्ट। बस। बिकी, ऐसे देखो, बिकी, खाया पिया गए, ये सब क्या होता है? पास्ट होता है। उसके बाद देखो, ही विल मेक सेंटेंसेस। पैसिव क्या बनाएंगे? आगे लाएंगे सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस, ठीक है जी। पीछे लेके जाएंगे ही को, क्या लिख दिया? बाय हिम, क्या लिख दिया? बाय, है ना। अब देखो, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड, लिख दिया जी, है ना। देखो मैं आपको पूरा लिख के बताता हूं। आगे लिख दिया सेंटेंसेस, ठीक है। पीछे जाएगा बाय हिम, ठीक है जी। मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, विल, शैल या फिर कोई भी मॉडल होता है, उसके साथ क्या जोड़ देते हैं पैसिव में? बीई, बी। क्या लिख देंगे? सेंटेंसेस विल बी मेड, सेंटेंसेस विल बी मेड बाय हिम। बस। आगे चलो। आई विल ओपन दी डोर, आगे कौन आएगा? द डोर। पीछे कौन जाएगा? बाय मी, ठीक है जी। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, ठीक है जी। अब बच गया सिर्फ विल। विल का पैसिव क्या होता है? विल बी, पता, तो पैसिव बना। विल का पैसिव क्या होता है? बी। विल, शैल या फिर कोई भी मॉडल होता है, उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? उसके साथ बीई, बी जोड़ देते हैं। द डोर विल बी ओपन बाय मी। आगे चलो। पोस्टमैन विल डिलीवर दी लेटर, आगे कौन आएगा? द लेटर। पीछे कौन जाएगा? बाय द पोस्टमैन, उसको बाद में लिखेंगे। डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिलीवर्ड। सारा तो हमें कुछ पता है, बस बच क्या गया? विल। विल का क्या लिख देंगे? विल बी। लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। बस, बाय द पोस्टमैन, है ना। लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। आगे देखो, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, किसके बारे में? के बारे में, है ना। अबाउट इट तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो किसकी बात कर रहा है कि किसके बारे में? इसके बारे में। किसके का जब आप तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसको इन्फॉर्म करेंगे? यू, आपको इन्फॉर्म करेंगे। किसको का जवाब क्या होता है? पैसिव होता है, यानी कि आगे कौन आएगा? यू। अब विल का पैसिव क्या होता है? विल बी। यू विल बी। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, किसके द्वारा? बाय देम। और अबाउट इट तो ऐसा ऐसा लिख दो, बस। अबाउट इट, खत्म कहानी। ठीक है, मिटा दें सबको एक बार के लिए, है ना। आगे चलो। दे विल हैव बिल्ट दी हाउस, आगे कौन आएगा? हाउस। पीछे कौन जाएगा? बाय देम। बिल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी है, क्यों? क्योंकि हैव के बाद लिखी है थर्ड फॉर्म। अब देखो, टेंस कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बिल्ट। जब टेंस फ्यूचर परफेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेता है? खुद से नीचे वाले की। तो साथ में क्या जुड़ जाएगा? बी डब्ल्यू एन, बीन। और वैसे भी मैंने आपको एक बात बताई थी, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा क्या जुड़ता है पैसिव के अंदर? बी डब्ल्यू एन, बीन। यानी कि विल तो ऐसा कैसा लिखा रहेगा, ठीक है जी। हैव लिख दिया ना इसके बाद, अब इसके बाद जोड़ दो बी डब्ल्यू एन, बीन, है ना। इसके बाद क्या जोड़ दो? बी डब्ल्यू एन, बीन। तो द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, ठीक है जी। रजनी विल हैव मेट रश्मि। अब बाय द इवनिंग, ये तो कब तक? शाम तक। ये तो किसका रिप्लाई है? कब का? कब का रिप्लाई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा रश्मि। रश्मि विल हैव बीन मेट बाय रजनी बाय द इवनिंग। रश्मि विल हैव बीन मेट बाय रजनी बाय द रश्मि विल हैव बीन मेट बाय रजनी बाय द इवनिंग। अगला देखो, ही शी विल बी गिवन ओनली 2 days। ही या शी, फिर क्या लिखा है? देखो, विल, विल के बाद लिख दिया बी।
फिर लिख दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑलरेडी पैसिव में लिखा है, ही और शी विल बी गिवन ओनली 2 days, उनको सिर्फ कितने दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, उनको कितने दिन दिए जाएंगे, सिर्फ 2 दिन दिए जाएंगे। जैसे आरपीसी आपको बोल दे कि आपको कितने दिन दिए जाएंगे, सिर्फ आपको दिए जाएंगे 10 दिन, है ना, बस इतनी सी बात। ही और शी विल बी गिवन ओनली 2 days, उनको सिर्फ सिर्फ कितने दिन दिए जाएंगे, 2 दिन दिए जाएंगे। तुम्हें इस जुर्म की सजा दी जाएगी, ऐसा आपके एग्जाम में सेंटेंस आ सकता है, उसका पेसिव आपको बनाना आना चाहिए, उसका आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, 2 नंबर का आएगा। तुम्हें तुम्हें की इंग्लिश क्या बना देंगे, यू। सजा दी जाएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जाएगी, गया, जाता है, इनका पेसिव के अंदर वो नहीं होता है, इनका मीनिंग सजा दी जाएगी यानी कि सजा देना, है ना। अब देखो, तुम्हें सजा दी जाएगी, बात कर रहा है दी जाएगी की बात कर रहा है, तो बात किसकी कर रहा है, फ्यूचर की। यू विल बी, वर्ब की सजा देने की वर्ब क्या होती है, पनिश्ड। यू विल बी पनिश्ड, इस जुर्म की, फॉर दिस ऑफेंस, फॉर दिस, बस इतना सिंपल है। तुम्हें का यू बना दिया, फ्यूचर का क्या बना देंगे, दी जाएगी के लिए विल के साथ हमेशा क्या आता है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश की पनिश्ड, फॉर दिस ऑफेंस, इस जुर्म की तुम्हें सजा दी जाए। आगे चलते हैं, देखो, दिस कार कैन बी परचेज्ड। अब देखो, कार तो परचेज नहीं करेगी ना, कार को किसी और के द्वारा परचेज किया जाएगा, यानी कि ऑलरेडी पैसिव में लिखा है, दिस कार कैन बी परचेज, मतलब इस कार को खरीदा जा सकता है हमारे द्वारा, आपके द्वारा, किसी के भी द्वारा। दिस कार कैन बी परचेज्ड, यानी कि कार अच्छी, इसको खरीदा जा सकता है, दिस कार कैन बी परचेज्ड। दिस मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, इस मोबाइल को सही किया जा सकता है ना। आगे देखो, दुर्घटना रोकी जा सकती थी, दुर्घटना के लिए इंग्लिश क्या होती है, दी एक्सीडेंट, रोकी जा सकती थी, सकती थी, यानी कि बात करें पास्ट की। अब पास्ट सकती है का क्या होता है, कैन, सकती थी का क्या होगा, कुड, एक्सीडेंट कुड, रोका जा सकता था, कुड हैव बीन स्टॉप्ड, एक्सीडेंट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। पौधे उगाने चाहिए, पौधे की इंग्लिश होती है प्लांट, किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा, बट बात यह है कि पौधे उगाए जाने चाहिए, प्लांट शुड, चाहिए की क्या होती है, शुड, और मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है, बी, और उगाने के लिए इंग्लिश क्या होती है, प्लांटेड, द प्लांट शुड बी प्लांटेड। आगे देखो, दे मे विन द मैच, इसका पैसिव क्या होगा, दे मे विन द मैच, क्या बनाएंगे, देखो, द मैच में, मॉडल के साथ हमेशा क्या लगता है, बी, द मैच में बी, विन का क्या लिख देंगे, वन बाय देम, है ना। देखो, विन की थर्ड फॉर्म वन, बाय देम पीछे लिख दिया, द मैच आगे लिख दिया, बस मे की पैसिव क्या होते हैं, मे बी, खत्म। एनीबडी कैन इजीली डू दिस वर्क, एनीबडी कैन इजीली डू दिस वर्क, एनीबडी कोई भी क्या कर सकता है, इस काम को, क्या का रिप्लाई क्या है, यह काम, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, दिस वर्क, आगे लाओ, दिस वर्क, पीछे कौन जाएगा, बाय एनीबडी, ठीक है जी। कैन, कैन का कैन लिख देंगे। अब देखो, कोई भी मॉडल होता है, उसका पैसिव बनाते हैं तो उसके साथ क्या जुड़ता है, बी, कैन बी इजीली डन, दिस वर्क कैन बी इजीली डन बाय एनीबडी। Nobody could kill the criminal, nobody could kill the criminal, इसका पैसिव क्या बनाएंगे, आगे कौन आएगा, द क्रिमिनल, कुड का कुड लिख देंगे, और किसी भी मॉडल का पैसिव होता है तो उसके साथ क्या जुड़ जाता है, बी। अब एक बात देखो, अब बाय नोबडी लिखने से अच्छा आप क्या लिख दो, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, क्या लिख दो, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, बात तो एक ही है ना। आप सबसे लास्ट में से लिखो बाय नोबडी, और सीधा ही, वरना बीच में क्या लिख दो, कुड नॉट बी किल्ड, है ना, क्रिमिनल को नहीं मारा जा सका, नहीं किसी के द्वारा, भाई आप ऐसा बोलो बाय नोबडी मतलब ना ही किसी के द्वारा, तो इससे अच्छा क्या लिख दो, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। आगे देखो, वी मस्ट हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, का पैसिव क्या होगा, आवर एल्डर्स मस्ट हैव, हैव लिखते ही पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीन लिखना पड़ेगा, मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, वी का पैसिव क्या होगा, बाय अस, सॉरी, वी का क्या बना देंगे, बाय अस, लास्ट में लेके जाएंगे तो क्या लिख देंगे, बाय अस, वी का बनता है अस, अस का बनता है वी, बाय अस, आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय अस। उसके बाद देखो, लास्ट सेंटेंस है आप लोगों का,
We ought to have loved our parents. We ought to have loved our parents, है ना? Our parents आगे ले आए, बी को लेके जाएंगे पीछे, क्या लिख देंगे? बाय अस। लव्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? LOVED, लव्ड। अब सिर्फ क्या बच गया? ought to और have। ought to have, मैंने आपको बताया हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा क्या लगता है? बीन। लिख दो ought to have been, क्या लिख दिया? ought to have been। our parents ought to have been loved by us। हमारे पेरेंट्स हमारे द्वारा प्यार किए जाने चाहिए। our parents ought to have been loved by, है ना? अब देखो कितना हो गया? हेलो हेलो हेलो। अब जो आपने जो पिछली क्लास में जो थोड़े बहुत आपको डाउट थे, उसके लिए जो आपने कमेंट किए थे, वो सारे कमेंट मैंने पढ़े थे। और वो अब थोड़ा क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया, है ना? तो वो मैं अगली क्लास में आपके वो सारे कमेंट मैं लेके आया हूँ, वो मैं आपके सॉल्व करवा दूँगा, है ना? जितने भी आपके डाउट थे, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करवा दूँगा, है ना? देखो, आज का ये जो टॉपिक था एक्टिव पैसिव, आप थोड़ा-सा इसको 1-2 बार और देखना ना, इन वीडियोज़ को थोड़ा देखना, थोड़ा रुक-रुक के समझ-समझ के देखना। क्योंकि देखो टेंस, एक्टिव पैसिव ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, जो ना केवल आपकी ग्रामर में बट आपके ट्रांसलेशन में, आपके कॉम्प्रिहेंशन में, आपके कंपोजिशन में, आपकी जो भी इंग्लिश की जो समझ है उसको बहुत अच्छा और बहुत मजबूत कर देंगे, है ना? तो आप इस टॉपिक को थोड़ा-सा अच्छे से देखना। और मैंने आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से समझाया है, उसको आप मतलब 1-2 बार थोड़ी कोशिश करोगे ना, आपको पता चलेगा कि बहुत ईज़ी और बहुत आसान वे में मैंने आपको समझाया है। थोड़ी कोशिश करो, आपको बहुत समझ में आ जाएगा सब कुछ। बट फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाए, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको लगे, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? कमेंट ज़रूर किया करो बस, बाकी कोई बात नहीं है। देखो, हमें मतलब देखो ए गुड डीड ऑलवेज़ कम्स अराउंड, मतलब हम किसी का भी भला करते हैं तो घूम के हमारे पास वो भला ज़रूर आता है ना? देखो, दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ मिलेगी। और देखो ट्विटर भी है सर के पास, एक्स, है ना? उसको भी ज्वाइन कर लो अपना। और देखो, हम सब कहने का मतलब आप लाइक किया करो अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी किया करो। आप कमेंट ज़रूर किया करो, जो क्लास आपको जैसी लगे आप उसके लिए ज़रूर कमेंट किया करो। अच्छा लगे तो ठीक, खराब लगे तो ठीक, जो जैसा आपका एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर लिखो, है ना? उससे हमें कुछ फ़ायदा हो ना हो बट आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिखने से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे, लिखते-लिखते वहाँ लिखना ही तो है ना? और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना? और देखो ये बस पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर सुनने के लिए। हाँ, जय हिंद।